नमस्कार, CNBC आवाज़ मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। और क्या ही बोले, मतलब टायरिंग दिन भारतीय मार्केट के लिए। शेयर वेरी गुड आफ्टरनून फर्स्ट ऑफ ऑल। गुड आफ्टरनून। मैं जब तैयार हो रहा था शो में आने के लिए तो मैं सोच रहा था कि आज हम 1.5 घंटे क्या क्या बात करेंगे क्या है ना। तो खैर लेकिन करेंगे, ऐसा तो नहीं है कि नहीं करेंगे। लेकिन अच्छा, बाय द वे पॉली कैप के नंबर्स आ रहे हैं स्क्रीन पर। देखिए प्राइमा फेसी मुझे नंबर्स शानदार लग रहे हैं। अब पता नहीं इसमें, क्योंकि एक बज़ था कि आगे जाकर ब्लॉक डील होनी है या नहीं होनी है, वो उसकी वजह से, लेकिन सिर्फ नंबर्स को लेकर कोई कंप्लेन नहीं है। अगर आप सारे नंबर्स देखेंगे, नेट प्रॉफिट, टोटल इनकम, एबिडा मार्जिन, सभी उम्मीद से बेहतर हैं और स्टॉक करेक्ट हुआ है अपने हाई से। तो प्योरली नंबर्स के हिसाब से 1136 करोड़ का एबिडा है, 1061 करोड़ का अनुमान था, तो अच्छी खासी बीट है यहाँ पर। और आई थिंक सेल्स में भी अच्छी बीट है, टॉप डाउन एक बीट है। अब कोई और कारण है जिस वजह से स्टॉक ना चल रहा हो तो अलग बात है, वरना नंबर्स अच्छे हैं। प्योरली अगर आप प्राइमा फेसी सिर्फ अगर आप हार्डकोर नंबर्स की बात करें, नंबर्स में कोई कंप्लेन नहीं है। खैर पॉली कैप थोड़ा वॉलेटाइल स्टॉक है और भी कई फैक्टर्स होते हैं ऐसे स्टॉक्स में, लेकिन नंबर्स पे कोई कंप्लेन नहीं है। खैर इस पर भी आएंगे, लेकिन मार्केट देखिए एक बार ज़रा, मार्केट भी आज काफ़ी वॉलेटाइल रहा है जिसे कहते हैं काफ़ी खून चूसने वाली मार्केट है आज। पूरे दिन में अगर आप देखें तो बहुत ही 130-35 पॉइंट की रेंज है। वो भी अभी जब हम स्टूडियो में एंटर कर रहे थे तो 100 पॉइंट की रेंज थी, तो पिछले कुछ मिनटों में मार्केट में हल्की सी और गिरावट आ गई। लेकिन आज एक चीज़ स्टैंड आउट कर रही है क्लियरली, बैंक निफ्टी वीक है, निफ्टी आईटी स्ट्रांग है। ये एक कॉम्बिनेशन है जो मार्केट को आज पिछले 2-3 दिनों से इनफैक्ट एक सेंस बन रही है कि ये एक कॉम्बिनेशन है जो उस तरीके से काम कर रहा है, जो हमारा एक व्यू भी रहा है वैसे। खैर इन सब पर हम बातचीत करेंगे, लेकिन शो की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी के दिन बैंकिंग शेयरों ने बनाया बाजार पर दबाव। निफ्टी दिन की ऊंचाई से 100 पॉइंट से ज़्यादा फिसलकर 24,100 के नीचे आया। बैंक निफ्टी में 250 पॉइंट से ज़्यादा की गिरावट। मिड कैप और स्मॉल कैप में दबाव, हालांकि इंडिया विक्स में कमजोरी। आज के बिग स्टॉक्स और 4 जीबीटी पड़े सटी। कमजोर नतीजों के बाद टूटा ICICI लोम्बार्ड, शेयर 11% टूट कर बना एक्शन ऑफ द डे। साथ ही कोटक की बुलिश रिपोर्ट से चमका हिंडाल्को, लेकिन कमजोर चार्ज के चलते 1% ज्यादा फिसला वेदांता। केमिकल और कंज्यूमर ड्यूरेबल शेयरों में अच्छी खरीदारी, करीब 1.5% चढ़े दोनों सेक्टर इंडेक्स। IT इंडेक्स भी 1% से ज़्यादा ऊपर, 3 से 4% के उछाल के साथ वायदा के टॉप गेनर्स में शामिल SRF और UPL। इधर कैपिटल मार्केट इंडेक्स में 2% की गिरावट। ABB ग्लोबल के ब्लॉकबस्टर नतीजों से दौड़ा ABB, शेयर करीब 6% ज्यादा उछाल के साथ बना वायदा का टॉप गेनर। Q2 में ABB ग्लोबल के ऑर्डर्स में करीब दिखा 30% का उछाल। इंडिया के बिजनेस ऑर्डर में करीब 80% से ज्यादा का उछाल। फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के ऐलान और HSBC की बुलिश रिपोर्ट से दौड़ा डिक्सन टेक, 5% चढ़कर बना हीरो ऑफ द डे। सरकार ने 62,500 करोड़ की मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम को दी मंजूरी। कल ही CNBC आवाज़ की एक्सक्लूसिव खबर पर लगी थी मोहर। CNBC आवाज़ की खबर पर लगी मोहर। Housing.com को 458 करोड़ रुपए में खरीदेगा ऑरम प्रॉपटेक। सितंबर 2026 तक पूरी होगी डील। प्रेफरेंशियल इशू वारंट के जरिए होगी डील स्ट्रक्चर्ड। CNBC आवाज़ की निकल दी थी खबर। और नतीजों के लिहाज से कल बेहद अहम दिन। बाजार की सबसे दिग्गज कंपनी रिलायंस के आएंगे नतीजे, साथ ही JSW स्टील के भी आएंगे नंबर्स। मुनाफे और मार्जिन में दिख सकता है दबाव। साथ ही फेडरल बैंक, RBL समेत वायदा की 4 कंपनियों के नंबर्स का भी रहेगा इंतजार। ओके, चलिए फिर अब शुरुआत करते हैं आज के ट्रेड की। बहुत ही उतार चढ़ाव वाला सेशन मार्केट के लिए आज, लेकिन एक छोटी रेंज में, मतलब एक कहते हैं ना कि छोटा पैकेट बड़ा धमाका, आज मार्केट में वो हुआ है। छोटी रेंज में बड़ी वॉलेटिलिटी। और अगर आप देखें, एक वीरू ने एक वीडियो भेजा था मुझे कि आज निफ्टी ने क्या किया, वो बिल्कुल वैसा एक बिल्ली कूद रही है बेसिकली, ऊपर नीचे, वो आज ऐसा ही है मार्केट का हाल। कुल मिलाकर 134 पॉइंट की रेंज, और उस रेंज में निफ्टी दोनों तरफ वॉलेटाइल है। और देखिए अगेन बहुत टफ रहा है ट्रेड करना। अगर आप वो दोनों तरफ की ट्रेड्स 24,000 के करीब खरीदिए, 24,200 के करीब बेचिए, स्टॉप लॉस लगा दीजिए, 60-70 पॉइंट दोनों तरफ के ले लीजिए। अगर आप उस ट्रेड से खुश हैं तो ठीक है, आपके लिए अच्छा दिन है, वरना दिक्कत तो है थोड़ी सी। अच्छा, क्या हुआ है आज? बैंक निफ्टी कमज़ोर है और IT स्ट्रांग है। ये इनफैक्ट अब 2-3 दिनों से एक ऐसा मूव चल रहा है। यहाँ पर
ICICI और मिड कैप में भी आज गिरावट आई है। एक्चुअली मुनाफा वसूली अच्छी खासी मिड कैप में, मिड कैप इंडेक्स एडवांस डिक्लाइन थोड़ा सा आज वीक साइड पर आपको दिखाई देगा क्लियरली, और पूरे दिन आज एक्चुअली मिड कैप में थोड़ी सी वीकनेस रही है और एडवांस डिक्लाइन थोड़ा सा वीक रहा है। इसके अलावा आज एक बड़े सेक्टर में एक्सीडेंट हुआ है, वो है इंश्योरेंस। ICICI लोम्बार्ड के नंबर्स के बाद और उसके एक्सीडेंट से पूरा इंश्योरेंस सेक्टर जो है यहाँ दिक्कत आई। हमारा आवाज़ का आज का इक्का डिक्सन टेक, यहाँ ज़बरदस्त तेज़ी है आज भी। देखें अगर आप तो F&O के टॉप गेनर्स में शामिल है, करीब 5, 5.5, 6% वापस ऊपर हो गया। अब केमिकल स्टॉक्स में अच्छी तेज़ी है। आई थिंक चैनल पर पिक भी किए गए थे आज ये SRF UPL जैसे स्टॉक्स। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताऊँ तो निफ्टी अभी भी पिछले बुधवार की कैंडल की रेंज में है। जी हाँ, उस कैंडल की पावर इतनी है कि अभी भी हम उस रेंज में हैं। और 2 सवाल हैं। पहला सवाल तो ये कि क्या ये रेंज जो है ये और छोटी होती जा रही है, क्या 24,000 से 24,200 की जो छोटी रेंज है ये टूटेगी? और आई थिंक जब ज़्यादा ज़रूरी सवाल, ये जो 23,800 से 24,325 की बड़ी रेंज है जो उस दिन की कैंडल की रेंज है, ये किस तरफ टूटेगी? आई थिंक इस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। लेट्स सी आखिरी का 1.5 घंटा क्या लेकर आता है हमारे लिए। आखिरी का 1.5 घंटा हम देखेंगे कि मार्केट में क्या होगा। एक्सपायरी का फैक्टर भी है और ऊपरी इस तरह से सारी बढ़त जो थी वो ऑलमोस्ट गवा दी। हालांकि कुछ खास हुआ नहीं है इस मार्केट में, बहुत थकाने वाली मार्केट थी। निफ्टी फ्लैट है, बैंक निफ्टी में प्रेशर और ब्रेथ भी काफ़ी डिटोरिएट हुई आज के सेशन में। लेकिन जहां बैंक्स बैकफुट पर थे वही आईटी ने आज बहुत साथ दिया। एक बार आईटी इंडेक्स रख दीजिएगा स्क्रीन पर, क्योंकि आईटी एज ए स्पेस, और CNBC आवाज़ ने सबसे पहले बताया था आपको कि आज आईटी एज ए स्पेस को फोकस में रखे, पॉजिटिविटी देखने को मिल सकती है। 1% ऊपर अभी भी ये कामकाज कर रहा है। लेकिन बैक टू सर निफ्टी, बैंक निफ्टी, कल भी मैंने आपसे ये प्रश्न पूछा था और आपने कहा था कि रेंज कब टूटेगी किसी को नहीं पता, और रेंज और छोटी होती जा रही है, प्रेशर है मार्केट में। तो कौन से अब लग रहा है आपको लेवल्स इंपॉर्टेंट है, और क्लोजिंग के लिहाज से कौन से लेवल्स हम ध्यान में रखें? देखिए श्रेया, मार्केट के पास कोई ट्रिगर नहीं है। मतलब अगर आप आज देखें खास तौर से, कच्चा तेल एग्जैक्टली वहीं पर है, डॉलर रुपी एग्जैक्टली वहीं पर है, और ऐसे में ग्लोबल मार्केट देखें एग्जैक्टली वहीं पर है जहाँ पर हमने आज जब सुबह शुरुआत की थी, तो मार्केट वहीं पर है। सिंपल सवाल का सिंपल जवाब है। और देखिए क्या है ना कि जब तक मार्केट ना बोले इस रेंज में आपको स्मार्टली इंट्राडे रहना है। अब ज़रूरी नहीं है कि हर रोज़ आपको 300-400 पॉइंट की ट्रेड मिले। कई दिन आते हैं, जैसे मैंने आज कहा, 3-4 आपको 50-50, 60-60 पॉइंट की ट्रेड मिलेगी। अगर आप उनमें खुश हैं तो ठीक है, नहीं खुश हैं तो कुछ और किसी और दिन का वेट करिए, ठीक है। और जब तक ये रेंज ना टूटे तब तक कोई बड़ी ट्रेड ना ले। आज फॉर एग्जांपल बहुत लोग फंसे होंगे, वो 11 बजे के करीब जो वो मूव आ रहा था ये सोचकर कि ये ब्रेकआउट है। हुआ क्या? कल के हाई से भी नीचे का हाई है आज का। कल तो हमारा 24,200 समथिंग का हाई था, आज 24,186 का आपका हाई है। तो इस समय ये एक मार्केट के लिए दिक्कत है कि आप एक रेंज में फंस चुके हैं और रेंज टूटने को तैयार नहीं। रेंज क्यों नहीं टूट रही? क्योंकि रेंज तोड़ने का कोई ट्रिगर नहीं है। या तो कच्चा तेल 90 के ऊपर निकल जाए, हम 23,800 तोड़ दें, या आप 75-76 पर आ जाएं, आप सीधा एक बार 24,300 क्रॉस कर दें। दो में से एक चीज़ हो कम से कम। या तो कोई एक एक्स्ट्रॉर्डनरी नंबर आ जाए या एक्स्ट्रॉर्डनरीली वीक नंबर आ जाए किसी बड़ी कंपनी का, वो आपको इस तरीके से मूव करके दिखा दे, तो वो हो जाए तो ठीक है। लेकिन रेंज के दोनों तरफ स्मार्ट ट्रेड लें। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा, मैं इस बार ना निफ्टी आईटी के मूव से बहुत खुश हूँ। क्योंकि अगर आप निफ्टी आईटी का मूव देखेंगे ना, और ये तो आज का मूव है, इसका 2 हफ्ते का चार्ट रखिएगा, आई थिंक ये हम एक कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि इस बार ना CNBC आवाज़ के व्यूअर्स को एकदम सही ट्रेड मिली। हमारे जो पिक करने के बाद ये एक दिन और गिरा था बल्कि, ठीक है ना। तो और अच्छी बात है, कभी ये नहीं कहना चाहिए कि एग्जैक्ट बॉटम पे पिक किया, वो सही एंट्री मिली। और जो पिछली 2 बार वाली फेक एंट्री थी ना, वो नहीं, इस बार एकदम सटीक एनालिसिस के साथ आपको सही एंट्री मिली है निफ्टी आईटी में। और मेरे ख्याल से ये अब कुछ समय के लिए शायद लीडर रहने वाला है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है, जिस दिन ADR गिरे उस दिन स्टॉक्स ऊपर आ गए थे नीचे से। आज भी अगर आप देखें तो आईटी शेयरों ने ही मार्केट को संभाला है, वरना बैंक निफ्टी जिस तरीके से वीक था तो मार्केट तो और गिरना चाहिए था, ठीक है। और अभी भी मुझे लग रहा है कि आईटी शेयरों में थोड़ी सी तेज़ी बाकी है। बाकी अब एक सवाल ये उठता है कि बैंक निफ्टी क्यों वीक है। देखिए, बैंक निफ्टी के वीक होने के 2 कारण हैं। एक तो कच्चा तेल जो ऊपर बना हुआ है 85 पर, भले ही 85 के ऊपर नहीं जा रहा, लेकिन 85 इन इटसेल्फ इज एलिवेटेड। और दूसरा, 2-3 दिन से वापस FII की सेलिंग का एक रिस्क लौटा है। मैं ये नहीं कह रहा कि FII की सेलिंग वापस लौट गई है, लेकिन वो जो ग्रीन नंबर हम बाय नंबर देख रहे थे वो बंद हो गए हैं और एक सेल का छोटा मोटा आंकड़ा आना शुरू हुआ है। परसों का तो इनफैक्ट बड़ा आंकड़ा था 3,000 करोड़ का, तो वो उससे थोड़ा सेंटीमेंट बिगड़ा है।
मगर इंटरेस्टिंग चीज़ पता क्या है, अगर आप इंडिया विक्स देखें, इंडिया विक्स में कहीं भी हल्का सा भी रत्ती भर भी पैनिक नहीं है। इंडिया विक्स कल भी अगर आप देखें तो नीचे था, आज भी इंडिया विक्स एक्चुअली नीचे। कहने को इंटरडे में इतनी वोलेटिलिटी है, लेकिन इंडिया विक्स अभी भी 12.89 पर है, तो उसमें कोई ऐसा कोई मूव नहीं है ना। और जहाँ तक बात है निफ्टी की, निफ्टी पर अब आपका सपोर्ट रहेगा करीब करीब 23,950 से 24,000 का, और रेजिस्टेंस रहेगी करीब करीब 24,150 से 24,200। इस रेंज को ही आपको स्मार्टली प्ले करना, और कोई ऑप्शन है नहीं आपके पास। बैंक निफ्टी में तो वैसे ही हमने एक व्यू लिया हुआ है 2 दिनों से कि कोई ट्रेड नहीं है, हम सिर्फ एक लेवल की बात कर रहे हैं। लेकिन देखिए इस तरीके का इंडेक्स देखिए, इस इंडेक्स में कोई ट्रेड नहीं है, ज़बरदस्ती ट्रेड करके लोग फंसेंगे। सिर्फ ऑप्शन राइटर पैसा बना रहा है, और बैंक निफ्टी के ऑप्शन राइट करने में बहुत पैसा चाहिए, सबके बस की बात नहीं है। तो 57,000 से 57,200 पर यहाँ पर सपोर्ट है, और करीब करीब 57,600 से 57,800 ये यहाँ पर रेजिस्टेंस रहेगी बैंक निफ्टी पर। एक दो और चीज़ें मैं अपफ्रंट थोड़ा सा डिस्कस करना चाह रहा था बिफोर मैं वीरू के पास जाऊँ। शिरा, एक तो थोड़ा सा जो केमिकल्स बास्केट है ना, इसमें कुछ करंट आ रहा है, जैसे SRF, UPL, ये स्टॉक्स जो हैं यहाँ पर थोड़े से अच्छे मोमेंटम बन रहे हैं। थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि ये जो पावर स्टॉक्स हैं वापस वीक हो रहे हैं। हालांकि ABB ऊपर है, लेकिन ABB अपने फैक्टर से ऊपर है। ABB के अलावा अगर आप देखें GE वर्नोवा, TND, हिटाची, ये वापस नीचे आए हैं। ये थोड़ा सा वापस वो AI वाला प्ले है ना। इटर्नल अगर आप देखें, ये कुछ काउंटर्स हैं, थोड़ा सा इटर्नल नीचे आया, स्विगी ऊपर आई, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्ले है। आई थिंक शायद कंसेंसस बन गया था कि इटर्नल चलेगा, स्विगी गिरेगा, शायद मार्केट ने उसको थोड़ा सा एक पुल बैक दिया है। ये कुछ चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन वीरू के पास चलते हैं और जानते हैं कि आज इंडिविजुअल स्टॉक्स में कहाँ इंटरेस्टिंग मूव्स बने। वीरू बताइए। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून अनुज। देखिए एक केमिकल और है अनुज, आपके जिक्र किए हुए केमिकल से, और वो है दूसरा केमिकल, मैं जिसको स्पेस की बात कर रहा हूँ, वो है लिकर स्पेस। रेडिको खैतान एट डे हाई, ऑल टाइम हाई, लेकिन बिल्डअप अब देखिए आप USL पे 1387 डे हाई पे, स्ट्रॉन्ग रिकवरी फ्रॉम 20 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। ये स्पेस अभी भी बहुत स्ट्रॉन्ग इन द लीडरशिप ऑफ रेडिको खैतान, और एक स्ट्रॉन्ग स्विंग आ रहा है 1387-80 पे फ्यूचर्स में, यूनाइटेड स्पिरिट्स में। प्लीज़ OI रखिएगा, पहले उसको दिखाता हूँ, मैं डिफाइन करता हूँ। मैं पिछले 10 मिनट से इसमें मैं एक एक्टिविटी विटनेस कर रहा हूँ, और ये अब पिछले अपने 5 दिन के जो स्विंग हाइज हैं उसको टेस्ट करता हुआ। तो पहला स्टॉक जिसको रखूँगा स्क्रीन पे, दैट्स USL, 0.63% OI शेड हुआ, शॉर्ट कवरिंग यहाँ पर विजिबल है। दूसरा कल का टॉप OI गेनर ऑन द लॉन्ग साइड वो है हुंडई मोटर्स, आपकी स्क्रीन पे लेके आऊँगा। सुबह भी मैंने बात की थी इस स्टॉक पे, और डे हाई पर अभी भी ट्रेड कर रहा है, नो रिट्रेसमेंट व्हाटसोएवर, और अच्छा OI बिल्डअप, 4% का बिल्डअप, 200 डे मार्क के नीचे ट्रेड कर रहा है। याद रखिएगा ये वो स्टॉक्स है जिसमें रिवर्सल आ रहा है, ये कोई इंटरमीडिएट नहीं है या फिर ऑल टाइम हाई नहीं है, ये नीचे से रिवर्सल लेता हुआ एक स्टॉक ये जो बहुत अच्छा कर रहा है। और तीसरा स्टिल एक स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट है टाइटन की। टाइटन आपकी स्क्रीन पे आएगा, अभी स्क्रीन पे जरा मैं टाइटन लेके आऊँगा, और साथ ही साथ रखिएगा ओपन इंटरेस्ट करीब करीब 4633 डे हाई पे ट्रेड करता हुआ। आज जो इसका इंटरडे हाई था वो इसका ऑल टाइम हाई भी है, और बिल्डअप करीब 16% का 74,000 शेयर यहाँ जुड़े। तो ये 3 स्टॉक्स जिन पर मेरी नज़रें हैं। अच्छा अनुज, बैंक निफ्टी की बात हो ही गई, IT की बात हो ही गई, जिस तरीके से ये बाज़ार इस चैनल में ट्रैप्ड है ना, क्या लग रहा है कि अब क्या बाज़ार ये जो वीकेंड पे अर्निंग्स अलाइंड है जिस तरीके से रिलायंस और बड़े नंबर्स, इसको एक बार देखेगा तब कोई रिएक्शन लेगा? मतलब क्या लग रहा है, कोई ऐसा इवेंट जो हमें इस रेंज से निकाल सकता है, जिसमें पोटेंशियल है इस रेंज से बाहर निकालने का? देखिए मुझे नहीं लगता कि रिलायंस के नंबर्स में ऐसा कुछ होगा जो रेंज से बाहर निकाल पाएगा। रिलायंस हार्डली कभी अपने नंबर्स पर रिएक्ट करता है। रिलायंस को मूव करने के ट्रिगर्स कंप्लीटली अलग है। रिलायंस एक हाथी है, मतलब आप और में जाकर अगर उसको धक्का देंगे तो वो हिलेगा नहीं, है ना, उसके लिए कुछ और चाहिए। तो लेकिन आई थिंक जिनके अंदर पोटेंशियल है वो है सैटरडे के नंबर्स। सैटरडे को आपका ऑलमोस्ट आधा बैंक निफ्टी नंबर लेकर आ रहा है, आधे से ज़्यादा ही ला रहा है एक्चुअली। 65% बैंक निफ्टी सैटरडे को नंबर्स अनाउंस कर रहा है। HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, आपके चारों लार्ज प्राइवेट बैंक्स, ये चारों नंबर सैटरडे को आ जाएंगे। अगर कोई मूव कर सकता है मार्केट को तो ये 4 नंबर्स हैं। वैसे मेरा मानना ये है कि इनमें भी शायद इतना दम ना हो कि मार्केट को इस रेंज से डिसाइसिवली बाहर निकाल पाए। इस रेंज से डिसाइसिवली बाहर निकालना है अगर, तो आपको मुझे लग रहा है या तो FI की बाइंग आ जाए वापस, या फिर ये जो कच्चा तेल है ये वापस 80 के नीचे आ जाए, ऐसा कुछ हो जाए तो मुझे लग रहा है कि शायद फिर आप इस रेंज से बाहर आ पाएँ। वीरू, ये मेरा व्यू रहेगा। आगे बढ़े।
राइट अच्छा, जो सर मैंने पहले आपसे प्रश्न पूछा था उसमें ही थोड़ा सा और ऐड करना चाहूँगी। हालांकि आपने जिक्र किया पूरे आईटी स्पेस का, लेकिन आज स्पेशली आपने सुबह बताया था कि आईटी एज ए स्पेस रहेंगे फोकस में, क्योंकि यहाँ पर एक पॉजिटिविटी की उम्मीद है। सटीक बहती वो रणनीति और 1% निफ्टी आईटी इंडेक्स। अब क्या व्यू है आईटी स्पेस को लेकर? अभी भी स्टॉक स्पेसिफिक ही रहना या पूरे स्पेस को अब एक पॉजिटिविटी तरीके से देख सकते हैं? नहीं, स्टॉक स्पेसिफिक ही रहना है श्रेया। और आई थिंक आज सुबह हमने टेक महिंद्रा की बात की थी कि एक यहाँ पर आप एक अच्छा शायद मूव आज देख सकते हैं। कल एलटीटीएस अच्छा चला था, आज भी वो एलटीटीएस अच्छा चला है। देखिए, जब कोई सेक्टर में इतना ज़्यादा कंसेंसस बन जाता है ना, तो मार्केट थोड़ा उसको पनिश करता है। आई थिंक इस बार यही हुआ है, बहुत ज़्यादा कंसेंसस बन गया था। और हम इस बार मैं ये चीज़ ज़रूर कहूँगा कि जब पहली बार पॉजिटिव व्यू लिया, एक बार के लिए डर लगा क्योंकि वापस गिर गए थे और वो लो तोड़ा था हमने। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से रिकवरी आई है, वहाँ पर मुझे देख के लग रहा है कि ये अब थोड़ा सा सेंस बन रही है कि बहुत ज़्यादा हो गया था, ओवर हो गया था। आज सुबह मनीष सुनथालिया जो आए थे ना, जो चैनल पर बात बोल कर गए थे कि बहुत ज़्यादा ईजी ट्रेड बन गई थी ये। रोज़ सुबह आओ आईटी को पीट दो, रोज़ सुबह आओ आईटी को शॉर्ट कर दो। तो वो ट्रेड कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि कहीं ना कहीं उसका रिवर्सल प्ले आउट होना ज़रूरी था। आई थिंक वो रिवर्सल प्ले आउट हुआ है यहाँ पर, ये मेन चीज़ है। चलिए आगे बढ़ते हैं और रफ्तार के घोड़े और फिसड्डी स्टॉक्स की बात करते हैं। उससे पहले एक बार जरा चलिए रफ्तार के घोड़े देख लेते हैं। पहले सबसे पहला है डिक्सन टेक। क्या ही बात करें इसकी। CNBC आवाज़ की खबर का असर और PLI स्टोरी ब्रेक करने वाला पहला चैनल, और 10,800 से लगातार पॉजिटिव व्यू है ना। शॉर्ट नहीं था हमारा कभी भी इस पर, अगर आपको याद हो तो। बहुत इंटरेस्टिंग है, कुछ लोग 10,800 से शॉर्ट थे, वो कहें कि हम लॉन्ग, ठीक है जो भी है, लेकिन ये 14,400 है ना, यहाँ पर इस तरीके का मूव है। ABB इंडिया, ये देखें अगर आप, पेरेंट कंपनी के नतीजों के बाद और कमेंट्री के बाद दौड़ा शेयर, लेकिन हाई से थोड़ा नीचे आया है। और यहाँ पे मैं थोड़ा कॉशन करना चाहूँगा। कई बार मैंने देखा है कि पेरेंट के कहने में या पेरेंट के नंबर्स में और यहाँ की कंपनी के नंबर्स में फ़र्क होता है, तो थोड़ा केयरफुल रहें क्योंकि सेक्टर वीक है, ठीक है। Hyundai मोटर कल CNBC आवाज़ का बिग स्टॉक था, 2 दिनों में अच्छी कमाई कराई है इस स्टॉक ने, अगर आप देखें तो आज भी अच्छा है। ये बिग स्टॉक लिख दिया बिग को, इसको ठीक कर दें प्लीज़। और Hyundai की भी स्पेलिंग गलत लिख दिया आपने। अब आते हैं फिसड्डी स्टॉक्स पर। फिसड्डी स्टॉक्स में सबसे पहले ICICI लोम्बार्ड। ये अगर आप देखें तो ख़राब नतीजे से आज का एक्सीडेंट ऑफ द डे बना, और सुबह हमने इस पर एक नेगेटिव व्यू भी लिया था। और इटर्नल में खुलते ही शेयर ने टॉप बनाया, और अगर आप देखें तो करीब 3.5% फिसला ये स्टॉक। तो ये आज की फिसड्डी। चलिए श्रेया आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ आपके ट्रेंडिंग स्टॉक्स और कार्यक्रम के क्रम की। राइट देखिए, मार्केट ऊपर से नीचे आया है, ब्रेथ भी खराब हुई है, तो शुरुआत करेंगे गिरने वाले स्टॉक्स के साथ। आज बैंक निफ्टी भी प्रेशर में है। कौन से स्टॉक्स आज प्रेशर बना रहे हैं और सबसे ज़्यादा कहाँ बिकवाली होती हुई नजर आई? पूरा इंश्योरेंस स्पेस टूटा, हालांकि नतीजे अच्छे थे, ऐसे कोई ख़राब नतीजे नहीं आए थे, लेकिन मुनाफा वसूली का शिकार हुआ ये स्पेस। SBI लाइफ 2.5% नीचे है। इटर्नल, जैसा कि अभी जिक्र हो रही थी, टॉप बनाकर टूटा आज के सेशन में, 2.5% नीचे। और सारे स्टॉक्स जो भी आपने देखे, वायदा बाजार में बात करें ICICI लोम्बार्ड, ये रिजल्ट अच्छे नजर नहीं आए और 11% का डेंट। HDFC AMC नतीजों के बाद टूटा 5%। निप्पॉन लाइफ इंडिया 4% और GE वनोवा TND ये भी 3% का डेंट इस पर लगा है। पूरा स्पेस यहाँ पर फिलहाल मुनाफा वसूली का शिकार हो रहा है, ABB इंडिया को छोड़कर। HCL टेक IT पैक फोकस में है, तो ये 2% चढ़ गया। मारुति सुजुकी ये भी लगभग 2% की तेजी के साथ कर रहा है कारोबार। ऑटो काउंटर्स कुछ अच्छा कर रहे हैं। विप्रो IT पैक का काउंटर 1.5% ऊपर, और बजाज फाइनेंस ने जगह बनाई है 1.5% की तेजी के साथ। वायदा बाजार में अगर आप बात करें, ABB इंडिया पेरेंट कंपनी के नतीजे काफी अच्छे लगे हैं, तो ये भी भाग गया आज के सेशन में। डिक्सन टेक्नोलॉजीज आज का इक्का हमारा, और कल PLI वाली खबर पर मुहर। और देखिए 6% आज का वायदा का टॉप गेनर बना हुआ है। UPL और SRF यहाँ पर भी अच्छे मूव्स हैं आज के सेशन में। तो ये कुछ काउंटर्स जहाँ पर अच्छी तेजी आज के सेशन में देखने को मिल रही है। ट्रेंडिंग स्टॉक्स हमने समझ लिया। बताती हूँ कि कार्यक्रम में होगा क्या। फंडामेंटल राय देने के लिए हमारे साथ होंगे JM फाइनेंशियल के आशीष चतुर्मोता जी। टेक्निकल कॉल्स लेंगे हम मानस जायसवाल, अमित सेठ, रुचित जैन, शिल्पा राउत, अरुण कुमार मंत्री और सोमिल मेहता जी से। 2:20 पर ऊपर बताएंगे कि ABB इंडिया आज सरपट क्यों भागा। 2:25 पर औरम
प्रॉपटेक की खबर पर मुहर की डिटेल भी नुपुर ही बताएंगी। 2:30 बजे मंगलम बताएंगे बेक्टर फूड्स आज क्यों दौड़ रहा है। 2:40 पर हॉरमास बताएंगे कि HSBC की इंडिया स्ट्रैटेजी क्या है। 2:45 पर JSW स्टील और फेडरल बैंक के नतीजों का अनुमान बताएंगे आशीष और नुपुर। हैवल्स के नतीजों का प्रीव्यू करेंगी। 2:55 पे बिग मार्केट वॉइस में हमारे साथ जुड़ेंगे कैपिटल माइंड म्यूचुअल फंड के CEO दीपक शेनॉय जी। 3:10 पे स्ट्रैटेजी लेंगे अनुज जी से। 3:15 पे डेली रूम चेक होगा और 3:20 पे होगा BTST STVT कॉल्स। चलिए अब पैनल तैयार है हमारा, शुरुआत करेंगे ट्रेड्स की। गुड आफ्टरनून आप सभी को। शिल्पा जी आपसे शुरुआत करेंगे, बताइए इस समय की आपकी ट्रेड। गुड आफ्टरनून एवरीवन। अभी के लिए मेरा ट्रेड रहेगा यूपीएल में लॉन्ग। यूपीएल यहाँ पे 620 में ट्रेड कर रहा है इन फ्यूचर्स। ये 600 के स्टॉप लॉस से आप लॉन्ग बने रहेंगे फॉर लेवल्स ऑफ 645 से लेके 660। ओके शिल्पा जी का ट्रेड प्लीज एक बार यूपीएल लिख आइएगा और जरा स्क्रीन पर रखिएगा। डे हाई पे ट्रेड करता हुआ केमिकल बास्केट, जिसमें भी हमें बात कर भी रहे थे, सर्वोच्च रुपये की ट्रेड कर रहा है। अमित जी के पास चलते हैं। अमित जी गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड। जी गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी, गुड आफ्टरनून अनुज जी, शेयर जी एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। वीरेंद्र जी मॉर्निंग में बजाज फाइनेंस दिया था, उसी के साथ जाऊंगा। यहाँ स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, स्टॉक 10 डेमा से बाहर आ रहा है और एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन इसने 10 और 20 डेमा में पुल बैक पे किया है 3-4 दिनों का। करंटली प्राइस 1037 का है, स्टॉप लॉस रहेगा 1020 और टारगेट्स यहाँ रहेंगे लगभग 1070 के। ओके बजाज फाइनेंस अमित जी ने सुबह सुझाया था, अभी भी अच्छे मूव है, 1.5% ऊपर है, यहाँ पे रखें नजरें। मानस जी गुड आफ्टरनून, आपकी ट्रेड इस वक्त की। गुड आफ्टरनून शेयर जी। देखिए मेरा ध्यान इंडिगो पे है। इंडिगो में करेक्शन देखने को मिला था, लेकिन अब अगर आप इंट्राडे चार्ट पे देखेंगे तो हायर टॉप्स हायर बॉटम्स का कंफर्मेशन मिला है। 10-20 मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है। आई थिंक यहाँ पर एक ट्रेड लिया जा सकता है। करंट लेवल्स पे खरीदारी करें। 5190 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और टारगेट सेट करने हैं 5400 5400 रुपए के। ये कैश लेवल्स है। चाहे तो 5250 5250 वाला कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। 118 रुपए पे ट्रेड हो रहा है। 84 का स्टॉप लॉस लगा लें और 185 की टारगेट सेट कर लें। बिल्कुल, और इनफैक्ट इंटरग्लोब एविएशन आई थिंक 2 दिन से हमने एक व्यू लिया कि इसको शॉर्ट मत करें। अब आप शॉर्ट करेंगे ना तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा आपका। और अगर आप देखें तो क्योंकि ये जो एक ट्रेड होती है ना, ये इनको मैं लेजी ट्रेड मानता हूँ। कच्चा तेल ऊपर है, चलो इंडिगो शॉर्ट कर दो। किस लिए भाई? स्ट्रेंथ तो देखिए स्टॉक में कितनी स्ट्रेंथ है। और एक्चुअली तो देखें तो सबसे ज़्यादा पैसा इसी में बना है एक्चुअली। अगर आपने कल की गिरावट में अगर आपने इंडिगो बाय किया तो उस तरीके के क्या मूव बने। चार्ट अपने आप बता रहा था देखकर कि बस अब स्टॉक ने गिरना बंद कर दिया है। खैर एनीवे यहाँ पर अच्छे मूव्स हैं। अरुण जी के पास चलते हैं। अरुण जी गुड आफ्टरनून, बताइए आपकी ट्रेड। जी अनुज सर गुड आफ्टरनून एंड गुड आफ्टरनून टू द पैनल। अनुज सर फिर एक बार अंबर एंटरप्राइजेस में खरीदारी की सलाह रहेगी। एक स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देखने को मिला है, साथ ही साथ हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जहां पे कॉल है उसके ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है और 5% ओपन इंटरेस्ट में भी आज कमी देखने को मिल रही है। तो क्लियर शॉर्ट कवरिंग स्टॉक में नजर आ रही है। मुझे लग रहा है स्टॉक 80 to 40 तक जा सकता है, तो करंट लेवल के आसपास खरीदें। 7940 का स्टॉप लॉस रहेगा और 8250 तक के पोजिशनल टारगेट्स अंबर एंटरप्राइज में आने चाहिए। ओके अंबर एंटरप्राइजेस 8037 पे आपका बाय कॉल है। सौमिल आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। मेरा ट्रेड होगा ऑन द सेल साइड हिंदुस्तान जिंक। हिंदुस्तान जिंक ऑलरेडी एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है। लो टॉप लो बॉटम फॉर्मेशन है डेली वीकली चार्ट्स पर। अब यहाँ पर 200 डेली मूविंग एवरेज के नीचे ये एक ट्रायंगल पैटर्न बना रहा है जो आज के ट्रेडिंग सेशन में नीचे टूटा है। एक स्टॉप लॉस रखेंगे 537 पर और नीचे में मेरे टारगेट्स होंगे 490। हिंद जिंक में बिकवाली की राय, तो ये सेल साइड आ गई सोमुल जी की तरफ से। टेक्निकल कॉल्स पूरे हो गए हैं, थोड़ी देर में रिकैप करती हूँ। उससे पहले हम आशीष जी के पास चलते हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशीष जी गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बताइए सर आपका फंडामेंटल आइडिया क्या होगा इस मार्केट में। गुड आफ्टरनून श्रेया, गुड आफ्टरनून अनुज।
तो देखिए हमें मेटल्स एंड माइनिंग स्पेस से लॉयड मेटल्स काफ़ी पसंद है और इसके बारे में हमने पहले भी कई बार चर्चा की। पर हमें लगता है कि अभी जो एक ट्रांसफॉर्मेशन इस कंपनी के अंदर में हो रहा है, एक ऑयल जो आयरन और माइनिंग से अब धीरे-धीरे कंप्लीटली एक इंटीग्रेटेड स्टील प्लेयर बनने को जा रहा है, जहाँ पर पे हम कैपेसिटी बहुत ही सिग्निफिकेंटली बढ़ते हुए देख रहे हैं। सेकंड जो हमें लगता है कि बड़ा ट्रिगर बन रहा है, वो है इनकी जो कॉपर माइनिंग के अंदर में ये अपनी कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, जिसके चलते हमें लगता है कि 8 से 9 गुना कम से कम इनके कॉपर के बिजनेस का प्रॉफिटेबिलिटी आने वाले कुछ सालों में बढ़ती हुई नजर आएगी। और तीसरा, जिस तरह की इनको जो एडिशनल प्रीमियम जिसको हम बोलते हैं वो देने का एग्जम्पशन मिला हुआ है 2057 तक, तो उसका एक क्लियर बेनिफिट इनको अपने पीयर्स के कंपैरिजन में मिलता है आयरन और माइनिंग के अंदर में। तो ऑल पुट टुगेदर हमें लगता है ये कंपनी 30 से 32% की टॉप लाइन ग्रोथ करती हुई नजर आएगी और एबिटा की ग्रोथ कम से कम 35 से 40% के एगर पे आने वाले 2-3 सालों तक होती हुई नजर आ सकती है। तो अभी हमें लगता है कि पिछले 3-4 हफ्तों में स्टॉक ने बहुत अच्छा कंसोलिडेशन किया है। 1700 पे एक अच्छा बेस बना है और ये बेस अगर से स्टॉक होल्ड करता है तो 2200 रुपए तक की ट्रेजेक्ट्री लॉयड मेटल्स के स्टॉक में देखने को नजर आ सकती है। 2200 तक के लेवल्स दिखा सकता है लॉयड्स मेटल्स। ये आशीष जी के पिक हो गए, फंडामेंटली काफ़ी अच्छा नजर आ रहा है। तो सारे कॉल्स हो गए हैं, रिकैप कर देती हूँ, टारगेट एंड स्टॉप लॉस जॉट डाउन कर लीजिए। शिल्पा जी ने यूपीएल चुना है खरीदारी की राय फ्यूचर्स में और पूरा केमिकल बास्केट आज फोकस में है। 645 660 तक के टारगेट देख रहे हैं, वो 600 का स्टॉप लॉस लगाना है। अमित जी बजाज फाइनेंस के साथ ही जा रहे हैं जो सुबह उन्होंने चुना था, क्योंकि स्ट्रेंथ अभी भी यहाँ पर है। टारगेट और स्टॉप लॉस आपकी स्क्रीन पर 1070 के टारगेट है, 1020 का स्टॉप लॉस लगाना है। मानस जी जा रहे हैं इंडिगो के साथ, क्योंकि इंटरग्लोब एविएशन में अच्छी स्ट्रेंथ, 5400 के टारगेट देख रहे हैं, वो 5190 का स्टॉप लॉस लगाइए। इसके अलावा आप इसका ऑप्शन कॉल भी ले सकते हैं और 5250 के कॉल ऑप्शन में आपको पार्टिसिपेट करना है और 185 की टारगेट एक्सपेक्ट करना है, 84 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है आपको। अरुण जी ने एम्बर एंटरप्राइजेस चुना है, कल भी इन्होंने यहाँ पर अपनी राय रखी थी और 8250 के लिए अभी भी अच्छा नजर आ रहा है। 7940 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन कीजिए। सोमिल जी एक लौते सेल साइड है, हिंद जिंक पर बिकवाली की राय उनकी तरफ से आती हुई, यहाँ पर कमजोर हो चला है चार्ट्स पर। उनके मुताबिक 490 के टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं नीचे और 537 का स्टॉप लॉस लगाना है। फिर आखिर में आशीष जी ने लॉयड्स मेटल्स चुना है, जहाँ पर टेक्निकल पर्सपेक्टिव से भी और फंडामेंटली भी लंबी अवधि के नजरिए से स्टॉक पसंद आ रहा है। लेकर आई एक बार फिर से निफ्टी, जिसका 10 है, बैंक निफ्टी में प्रेशर है और ब्रेथ भी ख़राब है। लेकिन ये जो सारे स्टॉक्स सर आप जो भी थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे, ये पावर इक्विपमेंट स्टॉक्स, एबीबी तो अपने कारण की वजह से चला, एबीबी ग्लोबल के नतीजा है, लेकिन जीई वर्नोवा, हिताची एनर्जी, सीजी पावर और कई सारे स्टॉक्स जो अभी भी जिनके पास हैं और प्रॉफिट में है, उनको क्या प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए? इनके साथ तकलीफ क्या होगी, एक दिन अप एक दिन डाउन है ना, और ये डिपेंड कर रहा है कि जो एआई से रिलेटेड प्लेयर्स हैं, सेमीकंडक्टर से जुड़े प्लेयर्स हैं, वो ऊपर हैं या नीचे हैं। कल रात को चिप स्टॉक नीचे थे, आज इनमें गिरावट आ गई। आज अगर उनमें रिकवरी आ जाएगी, कल इनमें रैली आ जाएगी। तो ये थोड़ा सा ना मुझे लग रहा है कि एक सॉर्ट ऑफ नो मैंस लैंड में आ गए हैं। एबीबी की जहाँ तक बात है, एबीबी एक अलग रीज़न से चल रहा है। एबीबी क्यों चल रहा है, चलिए इसकी बात कर लेते हैं। लेकिन अदरवाइज बाकी स्टॉक्स में कोई ट्रेंड नहीं है। लेट बी वेरी क्लियर, इंट्राडे के ही मूव्स हैं, वो जो क्लीन मूव्स थे ना जी वर्नोवा, हिटाची वगैरह में, वो खत्म हो गए, उसमें कोई डाउट नहीं है। एबीबी क्यों चल रहा है, लेकिन ये नूपुर से जानते हैं। नूपुर, गुड आफ्टरनून, बताइए क्यों 8% ऊपर? गुड आफ्टरनून। एबीबी ग्लोबल के नतीजे आए और प्रेजेंटेशन में एबीबी इंडिया का जो ऑर्डर इनफ्लो है वहाँ पर अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है। 81% की ग्रोथ इस क्वार्टर में कंपनी ने दर्ज की है और बाजार का अनुमान 20% की ग्रोथ का था। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि एबीबी ग्लोबल के जो प्रेजेंटेशन में एबीबी इंडिया के ऑर्डर इनफ्लो तो दिया है, लेकिन ऑर्डर इनफ्लो में एबीबी इंडिया जो लिस्टेड है, साथ ही साथ जो अनलिस्टेड कंपनीज है उसके भी ऑर्डर इनफ्लो जुड़े हुए होते हैं। लेकिन एबीबी ग्लोबल की बात करें तो उनका क्लियरली कहना है कि एग्जीक्यूशन जो है वो हर एक लेवल पर बेटर नजर आ रहा है, हर एक रीजन में बेटर नजर आ रहा है। इसी वजह से ग्लोबल लेवल पर भी मार्जिन्स में सुधार देखने को मिला है। ऑर्डर ग्रोथ 30% रही है, आय देखिए 14% बढ़कर आते हुए देखिए। पहली बार मार्जिन्स में भी इंप्रूवमेंट देखने को मिला है, 20% के पार जाते हुए दिखेंगे। ऑपरेटिंग कैश फ्लोज इंप्रूव होते हुए नजर आए हैं। Q2 के ऑर्डर्स 30% की ग्रोथ यहाँ पर भी आती हुई नजर आई है। सारे रीजन में, चाहे वो यूएस, यूरोप, अफ्रीका, एशिया की बात करें तो डबल डिजिट की ऑर्डर इनफ्लो ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिली है। एशिया
वेस्ट एशिया और अफ्रीका में देखें तो 13% की ग्रोथ नजर आएगी। एबीबी इंडिया के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि प्रेजेंटेशन में इंडिया की ऑर्डर इनफ्लो ग्रोथ 81% दर्ज की गई है। बाजार का अनुमान 20% के आसपास का था, लेकिन इस ऑर्डर इनफ्लो में अनलिस्टेड एंटिटी के ऑर्डर इनफ्लोज भी शामिल है। लेकिन एनालिस्ट का मानना है कि अगर अनलिस्टेड के भी हटा दे तो करीबन 25 से 30% की ऑर्डर इनफ्लो यहाँ पर देखने को जो है वो देखने को मिली है, जो कि काफ़ी पॉजिटिव है। पिछले कुछ क्वार्टर से नेगेटिव ग्रोथ यहाँ पर आती हुई नजर आई थी। अगर ये रन रेट बरकरार रहता है 4200 करोड़ का इनफ्लो का, तो बड़ा ट्रिगर पॉइंट, बड़ा पॉजिटिव इस कंपनी के लिए हो सकता है। इनफ्लो मजबूत रहने से जो पूरे साल का आउटलुक है वहाँ पर भी एक अपग्रेड आते हुए नजर आ सकता है। 81% में लिस्टेड और अनलिस्टेड दोनों के ऑर्डर इनफ्लोज है, लेकिन अनलिस्टेड के हटा दे फिर भी बाजार के अनुमान से ज़्यादा ही बेटर यहाँ पे ऑर्डर इनफ्लो के जो नंबर्स है वो आते हुए दिखे। जहाँ एबीबी आज अगर आप देखें ग्लोबल के नंबर्स के बाद एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन डी हाई पे स्टॉक, और क्या वर्टिकल राइज था यहाँ पे। इनफैक्ट आशीष जी से बात कर लेते हैं इस पर। आशीष, आपका सेंस क्या है? आई मीन आप हालांकि इस स्पेस में आपके पीएस में बहुत सारी स्क्रिप्ट्स हैं, आई डोंट नो एग्जैक्टली अबाउट एबीबी, बट आपका एबीबी टेक एंड स्पेशली जो एबीबी ग्लोबल के नंबर्स है उस पर आपका टेक। जी, तो आज जो री-रेटिंग हुई है वो प्योरली जो पेरेंट कंपनी है उसके गाइडेंस के ऊपर ही ये री-रेटिंग हमें देखने को नजर आई है। हालांकि अगर से हम इंडिया प्ले देखें तो अभी भी हम कहीं ना कहीं एक सबड्यूड परफॉर्मेंस एबीबी के अंदर में बिजनेस के टर्म्स में देख रहे हैं। तो अभी भी हमें लगता है कि ये इट्स मोर ऑफ अ री-रेटिंग जो कि पेरेंट के गाइडेंस की वजह से हुई। तो शायद थोड़ा बहुत यहाँ पर पे चलने के बाद मुझे लगता है प्रॉफिट बुकिंग देखने को नजर आ सकती है। हम जो थीम हमें अच्छी लगती है उसमें सीजी पावर, सीमेंस एनर्जी जैसे स्टॉक्स हमें ज्यादा पसंद आते हैं, स्ट्रक्चरल स्टोरी को ध्यान में रखते हुए। ओके, चलिए। मीनवाइल बीएचईएल के नंबर्स आए और आई थिंक नंबर्स ठीक ठाक हैं, लेकिन शायद एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा थी और स्टॉक काफ़ी चल चुका है, तो इस वजह से थोड़ा सा हायर लेवल से अब मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आई है और जैसे काफ़ी चला है स्टॉक, और शायद नंबर्स उतने ब्लॉकबस्टर नहीं है जितना मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था। लेकिन एक चेक लेते हैं इस पर अमित जी, एक टेक्निकल चेक देंगे बीएचईएल पर, क्या व्यू रहेगा? जी अनुज जी, बिल्कुल सही कहा है। ये स्टॉक काफी चल चुका है। इनफैक्ट 285 के लेवल से अप्रैल में और उसके बाद रन अप 430 तक गया और पिछले 1-1.5 महीने से थोड़ा साइडवेज हो गया। रिजल्ट के बाद आज हम देख रहे हैं कि थोड़ी बहुत यहाँ पे मुनाफा वसूली है। सपोर्ट्स इसके 3 ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है, बट सपोर्ट्स इसके 390 395 के आसपास आते हैं, तो एक बाय ऑन डिप की रणनीति यहाँ पे अप्लाई की जा सकती है, बट फिलहाल इसे अवॉइड करना चाहिए। ओके, बीएचईएल पर ये व्यू आता हुआ, नतीजों के बाद थोड़ा सा फिसलता हुआ काउंटर आपको 1.5% नीचे नजर आएगा यहाँ पर। लेकिन आपको बताते हैं कि सीएनबीसी आवाज़ की एक्सक्लूसिव खबर पर मुहर लग गई है और ये बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। Housing.com को ऑरम प्रॉपटेक खरीदेगी। डील करीब 460 करोड़ की हुई है और इसकी पूरी डिटेल ले लेते हैं एक बार। जिन्होंने खबर ब्रेक की, नुपुर, कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन और गुड आफ्टरनून। बताइए आपकी खबर पर मुहर। बिल्कुल, गुड आफ्टरनून श्रेयान, थैंक यू सो मच। कल हमने बताया था सीएनबीसी आवाज़ पर भी कि ऑरम प्रॉपटेक जो है वो Housing.com को खरीद सकता है। उसी खबर पर मुहर लगती हुई नजर आई है। Housing.com का 100% हिस्सा ऑरम प्रॉपटेक जो है वो खरीदते हुए दिखेगा। 458 करोड़ की ऑल इक्विटी डील होने वाली है, जहाँ पे Housing.com को 1.98 करोड़ इक्विटी शेयर्स जो है कंपनी जारी करती हुई नजर आएगी। सितंबर 2026 तक ये पूरी की पूरी डील कंप्लीट हो जाएगी। प्रेफरेंशियल इशू वारंट्स के जरिए इस डील को पूरा किया जाएगा। इंटरेस्टिंग बात यह है कि Housing.com की जो सिस्टर कंपनी है प्रॉप टाइगर, उसको पिछले साल कंपनी ने खरीदा था और इनकी जो पेरेंट कंपनी आ रही है इंडिया, उसका कंपनी में फिलहाल 5% की हिस्सेदारी है, जो कि इस ट्रांजैक्शन के बाद बढ़ के 25% होती हुई दिखेगी। कंपनी की जो सेल्स ग्रोथ पिछले कुछ समय में हमने देखी है वो इनऑर्गेनिक ग्रोथ से ही आई है, क्योंकि पिछले 5 से 6 सालों में कंपनी ने 7 से ज़्यादा एक्विजिशंस किए और यहीं से आपको रेवेन्यू ग्रोथ और प्रॉफिट की ग्रोथ भी नजर आएगी। पिछले 3 साल में कंपनी ने 44% की रेवेन्यू ग्रोथ करी है कंपाउंडेड बेसिस पर, और 5 साल की बात करें तो 100 से ज़्यादा % की ग्रोथ आपको यहाँ पर नजर आएगी। अब क्या सिनर्जीज होंगी इसकी? Housing.com के 58 मिलियन प्लस जो ट्रैफिक है, मंथली ट्रैफिक, वो इकोसिस्टम में जुड़ जाएगा। 12 मिलियन प्लस एक्टिव यूजर्स है वो ऑरम के इकोसिस्टम में आपको जुड़ते हुए नजर आएंगे। इससे हाउसिंग का मार्केट प्लेस और ऑरम
उनका जो प्रॉपटेक इकोसिस्टम है वो पूरी तरह से इंटीग्रेट होते हुए दिखेगा और जो सिनर्जीज यहाँ पे बनेगी उससे ग्रोथ और ज़्यादा आती हुई नजर आ सकती है। पूरा का पूरा डिमांड और जो सॉफ्टवेयर है वो एआई से कनेक्टेड रहेगा और इंडिया का ये पहला एआई नेटिव रियल स्टेट ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने की कंपनी की बड़ी टारगेट भी है। पिछले 5 सालों में देखें तो कंपनी ने काफ़ी कुछ एक्विजिशन के तौर पर अपने पोर्टफोलियो में जोड़ा है और आज फिर से हाउसिंग.com को भी अपने कारोबार में इंटीग्रेट करेगी कंपनी। 458 करोड़ की डील है, ऑल इक्विटी डील है और खबर पर फाइनली मुहर लग चुकी है। ओके चलिए बिल्कुल नूपुर 3 in 3 तो 3 महीने में 3 स्टोरीज ब्रेक की आपने, तीनों सही हुई, तो कांग्रेट्स उसके लिए। थैंक यू। मार्केट में प्रेशर आ रहा है फिर से और देखिए इस समय निफ्टी ऑलमोस्ट डे लो की तरफ बढ़ता हुआ और काफ़ी प्रेशर है आज स्टॉक मार्केट से जुड़े स्टॉक्स में। HDFC, AMC, निपॉन लाइफ इंडिया, इनमें प्रेशर है। ये आशीष, ये इन स्टॉक्स में प्रेशर क्यों आ रहा है आज HDFC, AMC, निपॉन ये सब में आपके हिसाब से? जी तो देखिए अनुज, हमारे हिसाब से रिजल्ट HDFC, AMC के अच्छे रहे। ऐसे हम इसको बहुत खराब ये नहीं कहेंगे, जहाँ पे इनफैक्ट परफॉर्मेंस भी स्कीम्स के अच्छे रहे और वहाँ पे ही हमने साथ में देखा कि थोड़ा सा जंप इन SIPs के भी इनफ्लोज काफ़ी अच्छे रहे। ओवरऑल ग्रोथ ठीक थी बट कहीं ना कहीं यील्ड्स के अंदर में एक आपने देखा होगा गिरावट देखने को नजर आई और जिसके चलते हमें लगता है कि कहीं ना कहीं ऑपरेशन कॉस्ट सिनर्जीज जो है वो आने वाले समय में कंपनी लेकर आएगी और वापस से मार्जिन को कहीं ना कहीं ऊपर लेकर के जाएगी। तो ओवरऑल मैं समझता हूँ ये जो डिप आई है ये आज सिर्फ HDFC, AMC नहीं, आप देखिए चाहे एक्सचेंजेस की भी बात करें तो BSE, MCX सभी में आज प्रॉफिट बुकिंग चल रही है। बट मुझे लगता है कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बनेगी HDFC, AMC जैसी क्वालिटी कंपनी को में खरीदारी करने के लिए। लॉन्ग टर्म बेट के तौर पे इसको हम देखते हैं और हमें लगता है कि ये जो जोन है 2600 का 2550 के जो जोन रहेगी वो बहुत ही अट्रैक्टिव बाइंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए। बाइंग अपॉर्चुनिटी है, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से अच्छा नजर आता है ये काउंटर। HDFC, AMC तो रख सकते हैं रेडार पर, लेकिन नतीजों के बाद थोड़ा टूटा आज। हालांकि नतीजे उतने खराब थे नहीं। वक्त हो रहा कैश कॉल्स का, कैश कॉल्स ले लेंगे सोमिल जी से, अमित जी से और आशीष जी से। सोमिल जी बताइए कैश में कौन सा काउंटर देखा? श्रेया जी, मैं नेक्स्ट टू इफ यू डोंट माइंड। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, हम अमित जी के तरफ चलते हैं। अमित जी, आपने ढूंढा क्या कैश के लिए काउंटर? जी श्रेया जी, मैं जाइडस वेलनेस के साथ जाऊंगा। यहाँ पे स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, लगभग 560 पे ब्रेकआउट आया था, उसके बाद स्टॉक ने अपने की मूविंग एवरेजेस रिटेस्ट किए और वापस हम यहाँ पे कंटिन्यूएशन पैटर्न देख रहे हैं। 595 के लगभग प्राइस है, 580 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट्स हमारे यहाँ रहेंगे लगभग 625 पे। ओके चलिए ये हो गई अमित जी की ट्रेड। आशीष, आपकी ट्रेड कैश में? जी तो अनुज, हम जाएंगे आज़ाद इंजीनियरिंग के साथ, जो कि एक बहुत ही निश प्रिसिशन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और जो कि एरोस्पेस कंपोनेंट्स में, और साथ ही साथ आप देखेंगे डेटा सेंटर के अंदर में गैस टर्बाइंस की रिक्वायरमेंट है तो मित्सुबिशी के भी काफ़ी ऑर्डर आज़ाद इंजीनियरिंग को आए हुए हैं। तो हमें लगता है कि एरोस्पेस और साथ ही साथ जो पूरा डेटा सेंटर के अंदर में ग्रिड और पावर की जो रिक्वायरमेंट है उसको ध्यान में रखते हुए आज़ाद इंजीनियरिंग एक बहुत ही बढ़िया प्ले साबित हो सकता है। ऑर्डर बुक के आप टर्म्स में देखेंगे तो कंपनी की जो टॉप लाइन है वो क्लोज टू 600 करोड़ है, पर ऑर्डर बुक ऑलमोस्ट 6500 करोड़ की है। तो एक 10 टाइम्स की रेवेन्यू विजिबिलिटी इस समय क्लियरली देखने को नजर आ रही है। और जिस तरह से अभी पहले ये हॉट कंप्रेसर सेगमेंट में था, कोल्ड कंप्रेसर सेगमेंट में आ रहा है जो कि एक बहुत ही निश कैटेगरी है, तो हमें लगता है कि उसका बेनिफिट आपको आजाद इंजीनियरिंग के स्टॉक प्राइस में देखने को क्लियरली नजर आ सकता है। टेक्निकली भी आप देखेंगे तो स्टॉक कंटिन्यूसली हायर टॉप हायर बॉटम बना रहा है। 2250 पे मेरे हिसाब से टेक्निकली बहुत ही अच्छा बेस बना है और ये बेस अगर से स्टॉक होल्ड करता है तो 2800 रुपए तक के लक्ष्य आजाद इंजीनियरिंग के स्टॉक में देखने को नजर आ सकता है। ओके, आजाद इंजीनियरिंग आपका 2390 पे बाय कॉल। सोमिल, आई होप आपको कैश में कॉल मिल गई होगी। अब क्या पिक कर रहे हैं आप? एब्सोल्युटली, मैं पिक कर रहा हूँ आरती इंडस्ट्रीज ने बहुत समय से एक ट्रायंगल पैटर्न बना रहा है। ये एक अप ट्रेंड में ही है। लास्ट 3 या 4 महीनों में हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशंस बने हैं। ऑन द डेली चार्ट्स इन द वेरी शॉर्ट टर्म एक ट्रायंगल पैटर्न बना है जो ऊपर की तरफ टूटा है। मोमेंटम इंडिकेटर्स में बाई साइड है। मुझे लगता है ये शॉर्ट टर्म में और मीडियम टर्म में बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर सकता है। ऊपर में मेरे टारगेट्स होंगे 550 के
और स्टॉप लॉस होगा 478। ओके, चलिए कैश ट्रेड्स पूरी हो गई। अब बात करते हैं भारत के लिए एक अच्छी खबर की। HSBC ने भारत की रेटिंग बढ़ा दी है, साथ ही सेंसेक्स के टारगेट भी बढ़ा दिए हैं। ये सारे फॉरेन ब्रोकरेजेस टारगेट बढ़ा रहे हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि फॉरेनर्स नहीं आ रहे हैं भारत में। लेकिन हॉर्मा से जानते हैं कि क्या टारगेट बढ़ाए गए हैं HSBC की तरफ से। हॉर्मस, गुड आफ्टरनून, बताइए। गुड आफ्टरनून अनुज। 3 महीने पहले ही HSBC ने भारत को डाउनग्रेड भी करा था अप्रैल के महीने में, जब ईरान का युद्ध का जो पहला फेज था वो अपनी चरम सीमा पर था, और तब उसके बाद जाकर के अब उन्होंने फिर से अपनी रेटिंग को बढ़ाकर अंडर परफॉर्म से चेंज करके न्यूट्रल कर दिया है। वो पहले भी न्यूट्रल थे और अब जाकर के फिर से अंडरवेट से अब वापस न्यूट्रल हुए हैं। और इस अपग्रेड के बाद उन्होंने अपने सेंसेक्स के जो लक्ष्य है उसे बढ़ाकर 84,000 कर दिया है, जबकि 80,500 का उनका पहला लक्ष्य था। 8.3% की अपसाइड वो इस से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अब उन्होंने क्यों इसको अपग्रेड करा है भारत को, उसके उन्होंने 4 ऐसे फैक्टर्स बताए हैं। पहली बात ये कि करेक्शन जो हुआ है बाजार में रिकॉर्ड हाई से, उसके बाद वैल्यूएशंस अब फिर से थोड़े से सामान्य स्तर पर आए हैं। दूसरी बात ये कि तेल की कीमतें भले ही $85 पर हो, लेकिन $125 पर भी नहीं है, तो उनकी गिरने की इसके बाद थोड़ा सा रिस्क जो है वो कम हुआ है, ग्रोथ से जुड़ा हुआ जो रिस्क था वो। तीसरी बात ये है कि कंजम्पशन जो है, डोमेस्टिक कंजम्पशन, वो बहुत रेजिलिएंट रहा है। आप चाहे ज्वेलरी के अपडेट देखें, FMCG की अपडेट देखें या ऑटो सेल्स भी देखें, वो काफ़ी अच्छे रहे हैं इस तिमाही में, और उस वजह से भी HSBC को थोड़ा सा जो है कॉन्फिडेंस मिला है। और आखिरी बात उन्होंने ये कही है कि RBI ने जो कदम उठाए हैं रुपए में स्थिरता लाने के लिए, वो अच्छे कदम थे, और उससे भी जो है उन्हें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिला है। लेकिन न्यूट्रल उन्होंने अपग्रेड करके सिर्फ न्यूट्रल किया है, ओवरवेट क्यों नहीं किया, उसके बारे में उन्होंने ये लिखा है कि भले ही आउटलुक थोड़ा सा सुधरा है भारत का, लेकिन उनकी अर्निंग्स ग्रोथ जो है अभी भी बाकी इमर्जिंग मार्केट से थोड़ी सी कम है। और दूसरी बात यह है कि वैल्यूएशंस भले ही थोड़े से सामान्य हुए हो, लेकिन अब भी काफ़ी सारे इमर्जिंग मार्केट्स के मुकाबले अभी भी महंगे हैं। और आने वाली बात उन्होंने एक और बात ये दर्शाई है कि FIIs जो है भले ही इस महीने नेट बायर्स रहे हो, लेकिन इस फ्लोज की सस्टेनेबिलिटी पर उन्हें अभी भी थोड़ी सी शंका है। इस वजह से भी, क्योंकि AI का ट्रेड अभी भी रोल आउट पैन आउट हो रहा है, काफ़ी सारे AI से जुड़े स्टॉक्स में अभी भी खरीदारी हो रही है, भले ही चिप स्टॉक्स में बिकवाली हो रही हो। और आखिरी बात उन्होंने ये लिखी है कि दूसरी छमाही में जो है इस साल के काफ़ी सारे IPOs आने वाले हैं, और उससे सप्लाई बढ़ेगी, और इस सप्लाई बढ़ने की वजह से, लिक्विडिटी में कमी आने की वजह से कोई अगर पोटेंशियल अपसाइड हुई तो वो भी कैप्ड रहेगी। एक रिस्क उन्होंने और बताई है, वो है रूरल डिमांड। वो रूरल डिमांड एक बड़ा रिस्क इस वजह से भी बन सकता है कि अगर एल नीनो और मजबूत हुआ तो रूरल डिमांड पर इसका असर पड़ सकता है। और कंसेंसस ने पहले ही अर्निंग्स ग्रोथ को जो है 18% से कम करके 15% कर दिया है, और HSBC ने ये चेतावनी दी है कि ये और कम हो सकता है, लो डबल डिजिट्स तक ये आंकड़ा आगे चल के जा सकता है। और आखिरी बात उन्होंने ये चेताया है कि अगर ये जो वेस्ट एशिया में फिर से तनाव बढ़ा है, अगर ये और लंबा खिंचा, तो फिर से एनर्जी की कीमतें बढ़ेंगी, तेल की कीमतें बढ़ेंगी, और बाजार के लिए नेगेटिव होगा। अब क्या ऐसी बातें हैं जो HSBC को पसंद है? घरेलू ग्रोथ के हिसाब से निवेश भारत में अच्छा होगा। वो कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी पर ज्यादा बुलिश है कंज्यूमर स्टेपल्स के मुकाबले। वो इसलिए भी क्योंकि स्टेपल्स अभी भी ज्यादा महंगे हैं वैल्यूएशन के लिहाज से, और रूरल डिमांड का जो रिस्क है वहां पर स्टेपल्स जो है ज्यादा एक्सपोज्ड है। और अगर फाइनेंशियल्स की बात करें तो वहां पर वो प्राइवेट बैंक्स को ज्यादा प्रेफर करते हैं। वो इसलिए भी क्योंकि काफी एक बड़ा अंडर परफॉर्मेंस रहा है प्राइवेट बैंक्स का। कुछ चुनिंदा कमोडिटीज और इंडस्ट्रियल शेयरों पर भी पॉजिटिव है, लेकिन IT सेक्टर को लेकर के उन्होंने ये बात कही है कि अभी भी जो है वो आउट ऑफ फेवर ही रहेगा, क्योंकि भले ही सेक्टर की बड़ी सारी डीरेटिंग हुई हो, लेकिन अभी भी जो है काफी सारे रिस्क इस सेक्टर के लिए है। तो भले ही HSBC ने भारत को अपग्रेड किया हो, सेंसेक्स के लक्ष्य बढ़ाए हो, लेकिन अभी भी वो न्यूट्रल है, ओवरवेट नहीं। काफी सारे सेक्टर्स उन्हें पसंद भी है, लेकिन 2 बड़े रिस्क फैक्टर्स है, एनर्जी प्राइसेस और रूरल डिमांड। HSBC का न्यूट्रल स्टैंस, हालांकि अगर आप देखें हॉर्मोज ने बखूबी उनके सकारात्मक पहलू, उनकी सोच और कुछ नकारात्मक पहलू सब में रखे। 2 स्पेसिस पे, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी और प्राइवेट बैंक्स, यहाँ पर उनका झुकाव है। हॉर्मोज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आशीष चतुर्मुता जी, आपकी राय क्या है कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी जिस पे HSBC का भी झुकाव है? आपकी प्रेफर्ड स्क्रिप्ट्स क्या है इस स्पेस में? यहाँ पे आप लोगों ने अपने PMS में क्या क्या डिवोट किया है? नहीं तो हम बिल्कुल न्यू एज के साथ इस पूरी थीम को प्ले कर रहे हैं, कंज्यूमर सेगमेंट को ध्यान में रखते हुए, जहां हमें लगता है क्लियरली ग्रोथ ड्राइवर्स काफी
स्ट्रांग है और आप देख रहे हैं कि अब क्योंकि कंसोलिडेशन इंडस्ट्री के अंदर में हो रहा है, कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी कम होना शुरू हो रही है और टैम जो है वो ऑलरेडी काफी बड़ा था, तो उसको ध्यान में रखते हुए इटर्नल, मीशो, इवन फॉर दैट मैटर होनासा, ये हमें काफी पसंद आ रहा है। तो ये 3 स्टॉक्स जो हमने इस थीम में लिया। ब्लू स्टोन करके एक छोटी ज्वेलरी की कंपनी है, जहां पे हमने प्योरली ऑन मार्केट कैप टू सेल्स पे हमने देखा, तो ये कंपनी करीब 3 टाइम्स के मार्केट कैप टू सेल्स पे ट्रेड कर रही थी और मार्जिन काफी स्ट्रांग है, तो उसको भी देखते हुए हमें लगता है, और इनके स्टोर एक्सपेंशन काफी एग्रेसिवली बढ़ रहे हैं, तो इस सबको ध्यान में रखते हुए ब्लू स्टोन ज्वेलरी जैसे स्टॉक के अंदर में भी हमने पोजिशनिंग हमारी ली हुई है, तो एज अ टेक्निकल बेट हम इसको भी देख रहे हैं। ओके, ब्लू स्टोन ज्वेलरी। चलिए काम करते हैं, अब धमाकेदार ऑप्शंस ले लेते हैं। धमाकेदार ऑप्शंस के लिए शिल्पा जी हैं, मानस जी हैं, अरुण जी हैं। शिल्पा जी, आप बताइए इस समय का धमाकेदार ऑप्शन ट्रेड। जी अनुज जी, धमाकेदार ऑप्शन के लिए यहाँ पे मारुति पे नजर है। मारुति मुझे लगता है 14,200 के लिए तैयार हो रहा है, तो 14,000 का कॉल ऑप्शन जो रफली 156 पे ट्रेड कर रहा है, इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आप यहाँ पे मेंटेन कीजिए 130 का, और पहला टारगेट टुवर्ड 185 है। इसके ऊपर सस्टेन होता है तो 210 तक भी आप एक्सटेंडेड टारगेट्स देख सकते हैं। मारुति अच्छा लग रहा है, आपको 14,000 का कॉल ऑप्शन लेना है। अरुण जी, आपको क्या अच्छा लग रहा है ऑप्शंस में? जी बिल्कुल श्रेया जी, मेरा भी पिक मारुति ही था। मारुति और आइशर मोटर्स दोनों ही शॉर्टलिस्ट किए, तो आइशर मोटर्स के साथ ही जाना चाहूंगा। 7400 का कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। आज एक थोड़ा कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, पर मुझे लग रहा है स्टॉक 7500 की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ सकता है, तो 7400 के कॉल को बाई करें 150 रुपए के आसपास। 134 का स्टॉप लॉस लगाएं। 183 तक के टारगेट्स 7400 के कॉल ऑप्शन में देखने को मिल सकते हैं। ओके, आयशर मोटर्स 7400 की कॉल। मानस, आपका ट्रेड? और तो देखिए, हुंडई मोटर्स पे खरीदारी करने की राय रहेगी। हुंडई मोटर्स ने अपने 200 मूविंग एवरेज को ब्रेक किया है, कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा था, लेकिन आज के मूव को हमें एक ब्रेकआउट मूव की तरह देखना चाहिए। करंट लेवल्स पे इसका 2060 और 2060 वाला कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। 45 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, 29 का स्टॉप लॉस लगाएंगे और 75 रुपीज की टारगेट सेट करेंगे। चलिए, हुंडई मोटर यहाँ पर आप कॉल ले सकते हैं। कल भी शानदार मूव थे इसमें, आज भी शानदार मूव आए। मीनवाइल पॉलीकैब अच्छे नंबर्स के बावजूद गिरा, क्योंकि आई थिंक कहीं ना कहीं मार्केट को एक रिस्क है कि कुछ तो नेगेटिव है। कल भी याद होगा आपको, नूपुर ने डीलिंग रूम चेक में इसको नेगेटिव साइड पर लिया था, और इसीलिए आज जो नंबर्स आए थे तो हमने एक बात की थी कि नंबर्स अच्छे हैं, लेकिन अब पता नहीं सिर्फ नंबर्स पे चलेगा या नहीं चलेगा, और हायर लेवल से फिसला है स्टॉक। देखते हैं, अगर कोई नेगेटिव नहीं आया तो शायद कल रिकवरी आए इसमें, लेकिन आज तो थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग या प्रेशर जो मर्जी कहें वो आपको दिखाई देगा ही यहाँ पर। इसके अलावा और क्या स्टॉक रेडार पर है? यूपीएल रखिए एक बार ज़रा। यूपीएल अब डे हाई पर ट्रेड कर रहा है और करीब 5% ऊपर 626 पर इस समय यूपीएल। ये किसी ने ट्रेड लिया क्या यूपीएल पर अब तक? यस सर, शिल्पा जी ने दिया। शिल्पा जी ने सबसे पहले रुमाल डाल दिया था यूपीएल पर। चलिए, तो ठीक है। शिल्पा जी, यूपीएल के अलावा कोई और केमिकल स्टॉक भी पसंद आ रहा है क्या आपको? जी बिल्कुल, आज एसआरएफ में भी ध्यान था, लेकिन उसमें रनअप काफी स्ट्रांग है। ऑफ कोर्स एक्सटेंडेड टारगेट्स टुवर्ड्स 3000 है, बट अभी के लिए थोड़ा आई वुड बी कॉशियस। एसआरएफ आज के सेशन में मानस जी ने सुबह शुरुआत में दी थी, काफ़ी अच्छी ये परफॉर्मेंस केमिकल एज स्पेस में रही है। दीपक फर्टिलाइजर भी रखेगा, दीपक नाइट्रेट भी रखेगा। अच्छा मूव इस पूरे पर्टिकुलर स्पेस में, काउंटर्स में। इनफैक्ट मारुति सुजुकी डेज हाई पर कर रहा है कारोबार। विप्रो भी ऑलमोस्ट अब डेज हाई की तरफ बढ़ता हुआ। आईटी पैक में तो अच्छी स्ट्रेंथ है ही। इंटरग्लोब एविएशन ये हो गई पिक मानस जी की, जहाँ पर अच्छे मूव्स। और भारतीय एयरटेल फिर से कोशिश करता हुआ आज के सेशन में, वो भारतीय एयरटेल रखिएगा स्क्रीन पर। और थोड़ा वॉलेटाइल, लेकिन 0.5% अप है। हमारे साथ अब शो में रुचित जी जुड़ रहे हैं। रुचित जी, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। पहले इस वक्त की ट्रेड बताएं। रुचित जी से इस वक्त सोना कॉम्स में खरीदारी की सलाह रहेगी। हम देख रहे हैं कि ओवरऑल अपट्रेंड स्टॉक में सोना कॉम्स में खरीदारी की सलाह रहेगी। हम देख रहे हैं कि अच्छा ओवरऑल अपट्रेंड ये स्टॉक में इंटैक्ट है। लास्ट 6-7 ट्रेडिंग सेशन विद इन एन अपट्रेंड एक कंसोलिडेशन हुआ है, और आज वो कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आते हुए दिख रहा है। सो यहाँ पे एक अच्छा मूव हम देख सकते हैं। 660 के नीचे स्टॉप लॉस रख के यहाँ पे खरीदारी करें, और 705 के टारगेट्स सोना कॉम्स में एक्सपेक्ट करें।
सोना BLW आपकी स्क्रीन पे 680 पे बाय कॉल है। निफ्टी फर्दर रिट्रेस हुआ करीब करीब 24094, लेकिन फिर भी एटलीस्ट अगर आप देखें तो इस ट्रजेक्टरी में अपने आप को 24,080 2470 पे मेंटेन करता हुआ मैं अब एक रिवर्सल ट्रेड लेके आऊँगा। मैं लगभग 12 बजे के आसपास इसको रीड कर रहा हूँ। अमित, आपसे प्रश्न करूँगा, एक बहुत ही छोटी टाइम फ्रेम में एक फ्लैग ट्रांसलेट हो रहा है नौकरी पे, इन्फोएज पे, जरा रीड कीजिएगा उसको। कुछ पॉजिटिव क्रॉसओवर्स और ये फ्लैग बन रहा है आपका 200 EMA के ऊपर। मैं इसको बहुत देर तक रीड करता रहा, आपकी टेक क्या कहती है 1200? हालांकि ये अभी तक ऑप्शंस में ट्रांसलेट नहीं हो पाया, इस पे ऑप्शन पे कोई इम्पैक्ट नहीं है। आपका सेंस क्या कह रहा है इस स्टॉक पे? जी, इनफैक्ट 7 जुलाई को हमने यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग मूव देखा था विद वॉल्यूम्स। उस दिन स्टॉक लगभग 13% अप था और काफी अच्छे डिलीवरी वॉल्यूम्स है। पिछले 5-7 दिनों से स्टॉक साइडवेज रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है, जो कि क्वाइट नॉर्मल है। इट इज सेट फॉर ऊपर जाने के लिए, बिकॉज जिस हिसाब से टाइट कंसोलिडेशन है, मुझे लगता है एक बार ये स्टॉक 1210 1215 के ऊपर निकलेगा तो एक अच्छा यहाँ पे स्विंग मिलेगा। इन द मीनवाइल अगर किसी ने पोजीशन बनानी है तो 1185 का टाइट स्टॉप लॉस रखेंगे। 1210 1215 क्रॉस करने के बाद मुझे लगता है यहाँ 1240 1250 पॉसिबल है। ओके, वारी एनर्जी रखिएगा स्क्रीन पर एक बार। बड़ी न्यूज़ है वारी एनर्जीज के लिए। इनकी सब्सिडरी ने बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम का कमेंसमेंट किया है। 5.15 गीगावाट्स की बैटरी, ओरिजिनल प्लान 3.5 का था और ये लिथियम सेल मैन्युफैक्चरिंग है यहाँ पर, तो पॉजिटिव माना जाएगा ये स्टॉक के लिए, वारी एनर्जीज़ के लिए। और करीब करीब स्टॉक में इस समय मोमेंटम हालांकि आधा % ये ऊपर है। ये आशीष तुम से एक व्यू लेते हैं। ये आशीष, आपके पोर्टफोलियो में वारी या प्रीमियर है क्या, और क्या व्यू है आपका इस स्पेस पर? आशीष म्यूट पर है शायद आप। जी सर, तो देखिए वारी एनर्जी हमारे पोर्टफोलियो में नहीं है और उसका एक कारण हमने अभी जो इस समय पे देखा था कि जो सोलार कैपेसिटी है वो काफी बड़ी थी और मॉड्यूल्स के टर्म्स में अब इनगोट्स, वेफर्स, सेल्स और अब जैसे आप बैटरी एनर्जी की बात कर रहे हैं वहां पर पे कंपनीज काफी केपेक्स कर रही है और पर्टिकुलरली वारी एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग केपेक्स साइकिल में एंटर हो रहा है। तो इसको देखते हुए हमें लगता है कि जब तक ये केपेक्स के नंबर्स आना शुरू नहीं होंगे, कहीं ना कहीं मार्केट इसको बहुत ज्यादा रिवॉर्ड करने की तैयारी में नहीं था। पर जैसे आज आपने कहा बैटरी एनर्जी के प्रोडक्शन कमेंसमेंट शुरू हो रहा है, तो ये डेफिनेटली मार्केट इसको एक शॉर्ट टर्म में काफी पॉजिटिव ट्रिगर मानेगा। बट एक कंसर्न जो इस समय पे बना हुआ है इनका यूएस एक्सपोजर, जो कि काफी ज्यादा है और जिस तरह से टैरिफ रिलेटेड अनसर्टेनिटी बनी हुई है और कहीं ना कहीं एक वॉर से रिलेटेड जो कंसर्न बन रहा है, प्लस साथ ही साथ वारी ने अपने काफी प्लांट्स यूएस के अंदर में भी खोले हैं, तो इस कारण से थोड़ा सा भी मार्केट एक वेट एंड वॉच मोड पे है। आज डेफिनेटली इस न्यूज के बाद थोड़ा नीचे एक पॉजिटिव रिएक्शन आएगा जो शायद इसको 2950 3000 तक लेकर जाए। बट इवेंचुअली मुझे लगता है कि सेल ऑन रैलीज की ही इस समय पर एक पोजीशन रहनी चाहिए। फंडामेंटली काफी साउंड कंपनी, बट इट विल टेक सम टाइम। मुझे लगता है 2 से 3 क्वार्टर के बाद ही यहाँ पर पे कुछ सीरियस रिकवरी हमें देखने को नजर आ सकती है। लेकिन अभी के लिए तो शानदार मूव आ रहे हैं इसमें। आई थिंक मार्केट जहाँ पर भी बैटरी, लिथियम ये सब सुनता है ना, वो एकदम से उसमें पंख लग जाता है और इसकी वजह से आपने वर्टिकल मूव देखा है। वैसे भी जब ये सब कच्चे तेल में रैली वगैरह आती है तो नॉर्मली ये रिन्यूएबल एनर्जी वाले स्टॉक्स जो हैं ये थोड़ा सा आउट परफॉर्म करते भी हैं। लेकिन जैसा आशीष ने कहा कि हायर लेवल पर प्रॉफिट बुकिंग का रिस्क यहाँ पर रहेगा, तो उस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। वो रिस्क हमेशा रहेगा यहाँ पर, लेकिन अभी के लिए स्टॉक में अच्छी रैली आ रही है। चलिए 4 का चौका ले लेते हैं। 4 का चौका में सस्ता ऑप्शन शिल्पा जी से लेंगे, फिर चलेंगे सौमिल जी के पास एफएनओ सुपरस्टार के लिए, चार्ट का चमत्कार के लिए मानस जी और मिड कैप फंडा के लिए आशीष चतुर्वेदी हमारे साथ। तो शिल्पा जी आप शुरुआत करें सस्ता ऑप्शन ट्रेड के साथ। जी बिल्कुल अनु जी, यहाँ पे मैं एपीएल अपोलो में पुट के लिए रिकमेंडेशन दूंगी। यहाँ पे 1800 का पुट जो रफली 38 रुपीज में ट्रेड कर रहा है, इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 22 का मेंटेन करेंगे। पहला टारगेट रहेगा 55 का, इसके ऊपर सस्टेन होता है मतलब इसमें और थोड़ा गिरावट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं टुवर्ड 1760, तो ये पुट आपको टुवर्ड 63 65 भी ट्रेड करते हुए देख सकता है। ओके, एफएनओ सुपरस्टार पिक करते हैं अब इस ट्रेड के बाद, नवनी शिल्पा जी के सस्ता ऑप्शन के बाद सौमिल जी। सौमिल जी क्या पिक कर रहे हैं? मैं पिक कर रहा हूँ यूनाइटेड स्पिरिट्स। यूनाइटेड स्पिरिट्स में ऑलरेडी एक अप ट्रेंड है, एक ब्रेकआउट मिला था कुछ समय पहले। वीकली मंथली चार्ट्स पर हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशंस है
ऑन द डेली चार्ट्स जो हमने गिरावट देखी इन द लास्ट लास्ट एक वीक में जो गिरावट देखी, यहाँ पर 20, 40 और 200 डेली मूविंग एवरेज के आसपास एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट है और मुझे लगता है ये एक अप ट्रेंड में एक नया मूव है फॉर यूनाइटेड स्पिरिट्स और ये कंटिन्यू रहेगा ऊपर की तरफ। मेरे ऊपर में टारगेट्स होंगे 1470 पर और नीचे में स्टॉप लॉस रहेगा 1343। यूनाइटेड स्पिरिट्स हो गई, सोमिल जी के पिक एफएनओ सुपरस्टार में। मानस जी, आपका चार्ट का चमत्कार? और देखिए चार्ट का चमत्कार के लिए नॉन एफएनओ स्टॉक है आईआईएफएल फाइनेंस, इसमें खरीदारी करने की राय रहेगी। आप देखिए तो बहुत क्लियर ट्रेंड दिख रहा है, हाई टॉप हायर बॉटम बन रहे हैं, आज फ्रेश ब्रेकआउट वॉल्यूम के साथ देखने को मिला है। तो आईआईएफएल फाइनेंस पे खरीदारी करेंगे 544 के स्टॉप लॉस से। आपके जो टारगेट है वो 600 के रहेंगे। ओके, आईआईएफएल फाइनेंस ये हो गई मानस जी की पिक। मिड कैप फंडा आशीष के पास चलते हैं। आशीष क्या पिक करेंगे आप? तो अनुज, हम एवलॉन टेक्नोलॉजीज के साथ जाएंगे क्योंकि जिस तरह से सेमीकंडक्टर 2.0 में ऑलमोस्ट हमने 1.9 लाख करोड़ का एक पैकेज देखा है जो कि मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, ईएमएस और साथ ही साथ चिप मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के बनाया गया है। तो हमें लगता है कि उसका क्लियर बेनिफिशियरी सिरमा एवलॉन जैसी कंपनी रहेगी। एवलॉन के अंदर में जो अच्छी बात है, एक तो इसकी ऑर्डर बुक काफी स्ट्रांग है, ऑलमोस्ट 2200 करोड़ की ऑर्डर बुक है, जिसमें मोटा मोटी हम देख रहे हैं 1200 करोड़ के ऊपर के कॉन्ट्रैक्ट्स काफी लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स के तौर पर है। दूसरी बात, हमें लगता है कि आने वाले 3 सालों में कंपनी की जो टॉप लाइन है वो 1600 करोड़ रुपए से 3200 करोड़ रुपए की होती हुई नजर आ सकती है। मार्जिन प्रोफाइल काफी अच्छी है और इनकी एक जो खास बहुत इंटरेस्टिंग चीज है वो है कि इनका यूएस के अंदर में पूरे फुल्ली इंटीग्रेटेड एक प्लांट है जो कि एक यूएस मार्केट्स को जो एक्सपोर्ट या जो यूएस मार्केट की नीड्स है उसको काफी अच्छी तरह से फुलफिल कर सकते हैं। तो उस सबको ध्यान में रखते हुए हमें लगता है एवलॉन एक अच्छा ईएमएस प्ले स्टोरी हो सकता है। डाउन साइड में हमें लगता है कि स्टॉक का बेस 1700 पे बहुत अच्छा शॉर्ट टर्म बना हुआ है। ये बेस अगर से स्टॉक मेंटेन करता है तो 2000 रुपए तक के लक्ष्य एवलॉन टेक्नोलॉजीज के स्टॉक में देखने को नजर आ सकते हैं। एवलॉन टेक्नोलॉजीज मिड कैप फंडा में आशीष जी के पिक हो गई, अच्छा लग रहा है उनको। चार का चौका में हमने 4 स्टॉक्स डिस्कस किए हैं, रिकैप कर देती हूँ। टारगेट एंड स्टॉप लॉस देख लिया आपके स्क्रीन पर है। सस्ता ऑप्शन में शिल्पा जी ने सुझाया ईपीएल अपोलो ट्यूब्स, आपको 1800 की पुट लेनी है, ध्यान रखिएगा। 55-65 की टारगेट है, 22 का स्टॉप लॉस लगाना है। एफएनओ सुपरस्टार के लिए सुझाया गया यूनाइटेड स्पिरिट्स सोमिल जी की तरफ से और शानदार मूव्स इस पूरे स्पेस में। 1470 की टारगेट है, 1343 का स्टॉप लॉस लगाना है। चार्ट का चमत्कार मानस जी ने आईआईएफएल फाइनेंस चुना है, जहां पर स्ट्रेंथ उनको नजर आ रही है, इसलिए खरीदारी की राय है। 600 की टारगेट के लिए से देखिए, 554 का स्टॉप लॉस लगाइए। और आखिर में एवलॉन टेक्नोलॉजीज 2000 के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, 1700 का स्टॉप लॉस लगाना है। ये मिड कैप फंडा में आशीष जी की पिक हो गई। अच्छी स्ट्रेंथ इन सारे स्टॉक्स में हमें देखने को मिल रही है, लेकिन लेकर आइए एक बार बैंक निफ्टी में काफ़ी प्रेशर है और पीएसयू बैंक्स भी रखेगा आज फिर से एक बार और प्राइवेट बैंक्स भी रखेगा। पीएसयू में देखिए यूनियन बैंक नतीजों के बाद ये काफ़ी कमज़ोर हो चुका। बैंक ऑफ इंडिया टूट गया 1.5%। इंडियन बैंक में भी हमें गिरावट देखने को मिल रही है। सैटरडे प्राइवेट बैंक्स के नतीजे हैं, वहाँ पर नजरें रहेंगी और यहाँ पर भी प्रेशर देखने को मिल रहा है। आरबीएल, फेडरल, एचडीएफसी, बंधन बैंक सब गिरते हुए। एक बार यूनियन बैंक रखिए। और शिल्पा जी, यूनियन बैंक आप देख लीजिए एक बार स्क्रीन पर। पीएसयू बैंक्स काफ़ी प्रेशर में और ये तो नतीजों के बाद लगभग 2% टूट गया, डेज लो पर है। आश्रय, यहाँ पे व्यू था कि 180 तक के लिए इसको हम लोग प्ले कर सकते हैं, तो कल रिजल्ट्स के बाद अराउंड 177 तक गया भी था। ये जो प्रॉफिट बुकिंग है, यहाँ पे सपोर्ट आपको 165 पे मिलना चाहिए। अगेन यहाँ पे एक्यूमुलेशन आप कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा और वेट कर सकते हैं। मीनवाइल एक बार बीएचईएल लेकर आइए। और देखिए ये जो चीज़ होती है ना, प्री और पोस्ट रिजल्ट का फ़र्क होता है। जो गिरावट आई, क्योंकि नंबर्स एक होते हैं मार्केट एक्सपेरिमेंट, एक होता है बज़ वर्ड नंबर और उसके बेसिस पर पोजीशनिंग। जैसे वो प्रॉफिट बुकिंग ख़त्म हुई उसके बाद शानदार 1 वे मूव, ये ऑल टाइम हाई है बीएचईएल का। ठीक है, तो इसके लिए ना नंबर्स के बाद 3-4 मिनट का रिएक्शन का वेट करें और उसके बाद कोई ट्रेड लें। अगर आप इमीडिएटली कूद के ट्रेड ना लें। ये देखिए फ्रेश ऑल टाइम हाई बीएचईएल के लिए ज़बरदस्त मूव पिछले कुछ मिनटों में आते हुए। चलिए आगे बढ़ते हैं अब और बात करेंगे कल आने वाले नंबर्स की। कल रिलायंस और जेएसडब्ल्यू स्टील के नंबर्स आएंगे और हेवेल्स, फेडरल बैंक समेत
4 कंपनियों के नंबर्स आएंगे। हमारे साथ आशीष और नूपुर जुड़े हैं, तो आशीष के पास चलते हैं। JSW स्टील और फेडरल बैंक, क्या एक्सपेक्ट करें आशीष? JSW स्टील से तो अच्छे नतीजों की उम्मीद है, खास तौर पर आप देखें तो तिमाही के दौरान, क्योंकि जो स्टील की कीमतें बढ़ी हैं इसका एक असर है। हालांकि कॉस्ट कई तिमाहियों से हम देख रहे हैं कि लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन क्योंकि कीमतें बढ़ी हैं तो काफ़ी हद तक वो जो इम्पैक्ट है वो ऑफसेट हो जाता है। अब टॉप लाइन को देखें तो ये लगभग फ्लैट है, स्लाइट थोड़ी सी गिरावट यहाँ पर आ सकती है, लेकिन मेटल कंपनीज को टॉप लाइन पर नहीं। आप ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस पर देखिए और एबिटा में देखें तो पिछले साल के मुकाबले 24% की बढ़त का अनुमान है, यानी 7,576 करोड़ का जो एबिटा था पिछले साल, अब इस बार बढ़कर 9,290 करोड़ के करीब देखने को मिल सकता है। एबिटा प्रति टन की बात करें तो पिछले साल के मुकाबले या फिर सीक्वेंशियल तौर पर दोनों में आपको ग्रोथ नजर आएगी। 12,187 रुपये ये था प्रीवियस क्वार्टर में, और पिछले साल अगर आप देखें तो 11,788 रुपये ये एबिटा प्रति टन था। इस बार 14,634 रुपये के करीब एबिटा प्रति टन आपको देखने को मिल सकता है। मार्जिन जो कि 17.5% के हैं वो अब 21.5% देखने को मिलेंगे, और मुनाफे में भी दमदार 68% की ग्रोथ का अनुमान है। और हर पैमाने पर आप देखें तो JSW स्टील अच्छे स्ट्रॉन्ग नंबर्स एक्सपेक्टेड हैं। सिमिलरली अगर आप देखें तो फेडरल बैंक, यहाँ पर भी जो नंबर्स आएंगे ये बढ़िया साइड पर है, और नेट इंटरेस्ट इनकम यानी ब्याज से आय पिछले साल के मुकाबले 20% की बढ़त देखने को मिल सकती है। 2340 करोड़ से 2810 करोड़ का अनुमान है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो ग्रोथ यहाँ पर पिछले साल के मुकाबले ऑलमोस्ट आपको 15% की देखने को मिलेगी। सीक्वेंशियल तौर पर जो प्रोविजनिंग है इसमें 50% की गिरावट है, यानी 740 करोड़ से घटकर 370 करोड़ का आंकड़ा देखने को मिलेगा। मुनाफा 32% बढ़कर 1140 करोड़, और डिपॉजिट और एडवांसेस के आंकड़े ऑलरेडी हमारे पास हैं। और ख़ास बात आप देखें तो जो लोन ग्रोथ 9% की थी पिछले साल, इस बार 13% है। ये मार्केट को ऑलरेडी पहले से पता है, लेकिन असेट क्वालिटी के लिहाज से चाहे आप GNPA की बात करें या फिर नेट NPA, सीक्वेंशियल तौर पर दोनों में स्लाइट इंप्रूवमेंट और थोड़ा बहुत फ्लैटिशनेस एक्सपेक्टेड है। ऑलरेडी फेडरल बैंक की जो असेट क्वालिटी है काफ़ी बेहतर है। निम्स ये 2.7% पिछले साल थे, जो कि अब बढ़कर 2.9% के करीब यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं। एडवांसेस की ग्रोथ काफ़ी खास देखने को मिलेगी। क्रेडिट कॉस्ट लगातार अंडर कंट्रोल है और काफ़ी बेहतर है। अब खास बात है कि अगर इस तिमाही के दौरान जो फी इनकम है इसमें मोर देन एक्सपेक्टेड सर्ज अगर आता है तो मार्केट इसको और पॉजिटिवली लेगा, लेकिन ग्रोथ के लिहाज से देखें तो फेडरल बैंक बढ़िया नंबर्स एक्सपेक्टेड है। फेडरल बैंक से अच्छे नंबर्स एक्सपेक्टेड है, और JSW स्टील कैसे नतीजे पेश कर सकते हैं उस पर हमने चर्चा कर ली। अब नूपुर के पास चलते हैं। नूपुर बताइए, आप हैवेल्स के नतीजों से क्या अनुमान लगा के चल रहे हैं स्ट्रीट? इस बार हैवेल्स के नतीजे भी अच्छे आते हुए नजर आएंगे। हालांकि मार्जिन्स बिल्कुल फ्लैट इस क्वार्टर में देखने को मिल सकते हैं। रेवेन्यूज़ में देखें तो 23% की ग्रोथ का अनुमान है। 6,700 करोड़ के आसपास रेवेन्यूज़ आते हुए नजर आ सकता है। मुनाफे की बात करें तो 15% की ग्रोथ यहाँ पर भी आती हुई नजर आ सकती है। 400 करोड़ के आसपास मुनाफा इस क्वार्टर में देखने को मिल सकता है। मार्जिन्स की बात करें तो 9% के मार्जिन्स कंपनी ने पिछले साल इसी समय किए थे। इस बार भी उम्मीद है कि 9% के ही रहेंगे। कामकाजी लेवल पर मुनाफा 17% की ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल सकती है। सेगमेंटल परफॉर्मेंस देखें तो वायर एंड केबल्स में 30% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है। स्विच गियर थोड़ा लैग यहाँ पर आते हुए नजर आ सकता है। 6% की ग्रोथ का ही अनुमान लेके चल रहे हैं। ECD में देखें तो प्राइस हाइक जो कंपनी ने लिया वीक बेस है, उसके चलते 14% की ग्रोथ यहाँ पर भी आती हुई नजर आ सकती है। लाइटनिंग कारोबार में 5% की ग्रोथ की उम्मीद नजर रखनी है। लॉयड्स के कारोबार के जो कि AC का कारोबार है, कंपनी का बेस काफी कमजोर है, उसी के चलते 35% की ग्रोथ इस क्वार्टर में देखने को मिल सकती है। डेप्रिसिएशन इस क्वार्टर में माना जा रहा है कि 10% से बढ़ सकता है, तो वहाँ नजर आएगी। और इंटरेस्ट कॉस्ट जो है वो थोड़ा ऑफसेट करते हुए नजर आएगा डेप्रिसिएशन की कॉस्ट को। 15% की यहाँ पर कमजोरी देखने को मिल सकती है, तो प्रॉफिट जो है 15% की ग्रोथ आपको वहाँ पर आती हुई नजर आएगी। कमेंट्स के तौर पर डिमांड और प्राइस हाइक पर मैनेजमेंट की कमेंट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। क्वार्टर अच्छा रहेगा। 23% की टॉप लाइन ग्रोथ की उम्मीद है। मार्जिन एकदम फ्लैट 9% के आसपास रह सकते हैं। शुक्रिया ऊपर हैवेल्स की तरफ गिवन एक्सपेक्टेशन। हैवेल्स का अलाइनमेंट देखते हैं जरा एक बार प्लीज़। हैवेल्स का चार्ट रखिएगा। और हैवेल्स जैसे कि अभी हमने बात ही कर रहे थे कि हम प्री नंबर्स पोस्ट नंबर्स क्या अलाइनमेंट में फ़र्क पड़ता है। इट्स 1172 स्टिल इस दौर की लोवेस्ट ट्रिक्ट्री में ट्रेड कर रहा है। और अगर आप वोल्टास से कंपेयर करें और अगर आप ब्लू स्टार से कंपेयर करें तो कहीं बदतर स्थिति में था। बहुत ही ओवरसोल्ड स्टॉक नंबर से पहले इवन वोल्टास में कल एक स्विंग आया था, लेकिन वो भी सस्टेन नहीं कर पाया। और इवन दैट ब्लू स्टार को भी देखिए, वो भी सस्टेन नहीं कर पाया। एक दो स्टॉक्स रखूँगा आपकी स्क्रीन पे, और मुझे बहुत अगर आप देखें बातचीत करने लायक यहाँ पे कुछ लगा नहीं, तो मैं इसको स्किप कर रहा हूँ।
टुवर्ड्स एंड जो चीज़ें अच्छा कर रही हैं और जिन स्टॉक्स में अच्छे से मूव आ रहे हैं, जरा प्लीज़ एक बार रखिएगा। आई मीन इंडिगो, अभी कुछ देर पहले इसका जिक्र हुआ था, इट्स 50 to 74, और डॉक्टर साहब प्लीज़ OI रखिएगा, तब आपको मालूम चलेगी सिग्निफिकेंस इस मूव की। पिछले अगर आप देखें मेरे ख्याल से ये है लगभग आप 217 पे एक कॉल गई थी स्क्रीन पे, तब से आप इसका OI एडिशन देखिए। 5400 का टारगेट था, मानस ऑलमोस्ट 5300 अभी हिट करके आया है ना। प्लीज OI रखिएगा। 1.25% लोडिंग कैरी करने लायक कैंडिडेट है ना ये? देखिए बिल्कुल कैरी करना है, क्योंकि जो करेक्शन था वो आई थिंक कंप्लीट हुआ है। 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास बेस बनाए हैं, 10 डे मूविंग एवरेज को वापस रिगेन कर लिया, और अगर आप वीकली चार्ट देखेंगे तो वहां तो आपको हाई टॉप्स हाई बॉटम्स क्लियरली दिखेंगे। तो बिल्कुल यहाँ पर पोजीशन को कैरी करना है। आई थिंक 5400 तक के टारगेट इंडिगो बहुत ही जल्द दिखा सकता है। ओके चलिए अब एक काम करते हैं, एक बात करते हैं बाज़ार की कड़क और बेहद लजीज डील की। बिस्किट और ब्रेड बनाने वाली कंपनी वेक्टर फूड्स पर दिग्गज इन्वेस्टर सुनील सिंघानिया ने एक बड़ा और क्रंची दांव खिला है। सुनील सिंघानिया के एबेकस फंड की धमाकेदार एंट्री से आज शेयर में 11% की रैली है। जानते हैं मंगलम से कि आखिर क्यों उन्हें ये पसंद आ रहा है। ये क्रेमिका जो बना था वही है ना, ये वही ब्रांड है ना मंगलम? जो मिसेस बेक्टर्स का क्रेमिका ब्रांड है, जो नॉर्थ में मिलता है, ईस्ट में काफ़ी मिलता है, राजस्थान नॉर्थ इंडिया में काफ़ी फेमस है, प्रख्यात मैं कहूँगा क्रेमिका का बिस्किट ब्रांड। और उनका जो इंग्लिश ओवन ब्रेड है वो भी काफ़ी बढ़िया है। अगर आप देखें तो सुनील सिंघानिया ने जो कंपनी खरीदी है, स्टॉक खरीदा है करीब 23 लाख शेयर, 169 रुपीज़ पर शेयर पर, तब से स्टॉक 14% ऊपर हो चुका है। बट इम्पॉर्टेंटली ये बात रखिए याद कि सितंबर 2024 में ये स्टॉक करीब 400 रुपये के ऊपर हुआ करता था। तो तब से लेके अब तक में इस स्टॉक में नियरली 50% का डिक्लाइन आ चुका है। तो इस वजह से हो सकता है ये एक वैल्यू बेट भी हो। और मैं आपको अगर आपको इस बिज़नेस के बारे में बताऊं तो आप ये जानते ही होंगे कि क्रेमिका बिस्किट जो है, बटर कुकीज़ और इंग्लिश ओवन जो है, ये दोनों ब्रांड्स कंपनी बेचती है। और पिछले साल का अगर आप इसके कारोबार को भी देखें, उसके बिजनेस को भी देखें, करीब 2000 करोड़ का रेवेन्यू है, 13% एबिटा मार्जिन, 150 करोड़ नेट प्रॉफिट ये कंपनी करती है। और सिमिलर नंबर उन्होंने पहले भी किया था। स्टॉक 50% नीचे है। इनका जो रेवेन्यू है ब्रिटानिया से कंपेयर करें तो ब्रिटानिया करीब 20,000 करोड़ की रेवेन्यू करती है। ब्रिटानिया का रेवेन्यू इनसे 10 गुना बड़ा है, पर ब्रिटानिया का मार्केट कैप इनसे 20 गुना बड़ा है। बिस्किट इन 60% इनका रेवेन्यू आता है, ब्रेड करीब 38%, और कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग ये बहुत इंटरेस्टिंग बिजनेस है। तो मॉन्डेलेज या कैडबरीज के जितने भी ओरियो कुकीज़ हैं या उनके जो बेक्स और वो सब बनाते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में करते हैं। तो ये उनका तीसरा बिजनेस है। इंपॉर्टेंटली अगर आप इसकी वैल्यूएशंस कंपेयर करें, खास करके जब स्टॉक गिर गया है उसके बाद 27 टाइम पे ट्रेड करता है। मार्केट लीडर ब्रिटानिया 40 टाइम पे ट्रेड करता है। तो ऑब्वियसली जाहिर सी बात है ये डिस्काउंट पे ट्रेड करेगा, बट कितना बड़ा डिस्काउंट होगा ये मार्केट ही ग्रोथ के हिसाब से देखेगा। अब इनके पिछले क्वार्टर के कमेंट्री देखें तो मैनेजमेंट ने कहा है कि अगले 2 क्वार्टर में मार्जिन में सुधार होगा। दूसरा, जनवरी में उनका कोलकाता का प्लांट शुरू हो गया, तो उस वजह से ईस्ट इंडिया में काफ़ी बहुत उनका मार्केट शेयर बढ़ेगा, क्योंकि बिस्किट ऐसी एक लोकल बिजनेस है कि जहाँ पे आपकी फैक्ट्री हो उसके आसपास में डिस्ट्रीब्यूशन आपका ज़्यादा तगड़ा होता है, क्योंकि इसे ट्रांसपोर्ट ज़्यादा करते नहीं है, कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होता है। तो राजपुरा, धार, कोलकाता के प्लांट्स की वजह से डिस्ट्रीब्यूशन पे जोर है। अभी 7 लाख स्टोर्स में ये अवेलेबल हैं। अगले 3 साल में ये चाहते हैं कि 10 लाख स्टोर्स में जाएँ और 3.5 लाख स्टोर्स में खुद डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन करें। मोर इंपॉर्टेंटली जो उनका प्रीमियम प्रोडक्ट है इंग्लिश ओवन, वो क्विक कॉमर्स में काफ़ी तेज़ी से बिक रहा है। करीब 25% के ऊपर उनका सेल क्विक कॉमर्स से आता है, तो वो भी काफ़ी बढ़िया है। और फाइनली जो सब प्रोटीन के ट्रेंड की बात करते हैं, नेचर ब्रेड सुपर प्रोटीन ब्रेड, और इन्होंने बहुत दूसरे इंग्लिश ओवन के जार डिजर्ट्स भी बनाए हैं। तो ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हो सकता है ये करारा बेट सुनील सिंघानिया ने लिया हो ऐसी कंपनी में जो ऊपर से 50% गिर गया है। ओके चलिए, मंगलम तो क्रंची दाव बिल्कुल सही लिखा। और जब इसका IPO आया था तो काफ़ी ज़्यादा बज़ क्रिएट हुआ था, उसके वजह से मंगलम ने कहा स्टॉक काफ़ी करेक्ट हुआ, और अब यहाँ पर एक बड़ा दांव एक बड़े इन्वेस्टर की तरफ से। शुक्रिया मंगलम। आगे बढ़ते हैं अब, और हमारे साथ कैपिटल माइंड म्यूचुअल फंड के CEO दीपक शिनोय जुड़े हैं, उनसे बात करेंगे। दीपक जी गुड आफ्टरनून। दीपक जी, मैं शुरुआत करूँगा एक ऐसे सेक्टर से जहाँ पिछले 1 साल से सबसे ज़्यादा बेरिशनेस रही है, IT। इस समय आपका क्या व्यू है यहाँ पर? अभी तक अनुज जो रिजल्ट्स आए हैं अभी तक,
तो उसमें एक्चुअली उतना मतलब नेगेटिवनेस भी नहीं है, लेकिन कोई ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है। एक दो कंपनीज ऐसी हैं जिन्होंने 15% 17% उन्होंने प्रॉफिट ग्रोथ दिखाया है, पर कुछ कंपनीज दोनों मिड कैप में और कुछ लार्ज कैप में भी उनके रिजल्ट्स काफ़ी म्यूटेड थे, या फिर प्रॉफिट्स पिछले साल के मुकाबले में कम थे काफ़ी। तो आई थिंक एक अभी तक रिकवरी मतलब अक्रॉस द सेक्टर तो नहीं आया है। और एआई का इम्पैक्ट मतलब या चाहे आप कहिए एआई का इम्पैक्ट हो या फिर वॉर का इम्पैक्ट हो, जो भी मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स भी हैं वो अगर इम्पैक्ट कर रही हैं इस सेक्टर में, आई थिंक ग्रोथ का थोड़ा सा मतलब क्वेश्चन मार्क है। और उस वजह से आई थिंक लोग अभी तक एटलीस्ट ज़्यादातर अक्यूमुलेट नहीं कर रहे हैं, और स्टॉक प्राइसेस मूव बिल्कुल नहीं कर रही हैं इन कंपैरिजन। लेकिन आई थिंक बाय एंड ऑफ ईयर थोड़ी क्लैरिटी आ जानी चाहिए कि चाहे एआई हो या फिर आईटी बजट्स हों, जिसकी वजह से शायद ऑर्डर फ्लो थोड़ा स्लो हो गया है, वो आई थिंक अगले साल में शुड स्टार्ट गेटिंग बेटर। अब पिछले साल भी मैंने यही बोला था, लेकिन इस साल में इतने सारे इवेंट्स हो गए, जैसे हॉर्मस वॉर था, और फिर एआई कंपनीज में और एआई और ओपन सोर्स मॉडल्स जो आई उनमें जो वॉर्स हुए उसकी वजह से और आई थिंक मॉडल हो गया। लेकिन अभी जो थोड़े से बड़े कंपनीज उन्होंने स्टार्ट किया है कि अपने खुद के ऑफरिंग्स में एआई इंक्लूड करें, अपने खुद के रियल एस्टेट पे डेटा सेंटर क्रिएट करें। ये सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं अभी स्टार्ट हो रही हैं, या फिर कुछ एक्चुअली कंप्लीशन में भी हैं, और कुछ कंपनीज अपने कस्टमर्स के लिए एआई डेटा सेंटर्स बना रही हैं। तो एटलीस्ट थोड़ा सा बेनिफिट इन आईटी कंपनीज को मिल रहा है। लेकिन आई थिंक अनदर ईयर एटलीस्ट एक और साल लगेगा बिफोर ग्रोथ वापस आए। तो आई थिंक ध्यान से ही एक्यूमुलेट करना चाहिए, और उन कंपनीज को जो एआई का सबसे ज़्यादा बेनिफिट ले रही हैं, ना कि पूरे सेक्टर को आप मतलब पूरे सेक्टर को एक तरह से ना देखें, आप उन कंपनीज पे को फोकस करें जिसमें एआई का इम्पैक्ट उनके लिए एक्चुअली रेवेन्यू ग्रोथ दिखा रहा है। अच्छा दीपक जी, ये अभी तक मतलब अभी बात हो गई अर्निंग्स की, आईटी की, और अर्निंग्स में बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग रिएक्शन है पीएसयू बैंक्स पर, इंडियन बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। अभी बहुत ही प्रथम दृष्टांत ही होगा अगर आप देखें, जो भी आप कुछ बोलेंगे इट्स आई मीन अभी तो बिग बॉय आईसीआईसी ये एसबीआई बाकी है, बट मोरलेस क्या सेंस लगा आपको इन दोनों नंबर्स को देखने के बाद? और उससे भी महत्वपूर्ण चीज़ थी कि इमीडिएट रिएक्शन तो अच्छा था, आपका सेंस क्या कह रहा है पीएसयू बैंक्स पे? सो आई थिंक ओवरऑल जो क्रेडिट ग्रोथ है इंडस्ट्री में अब 18% के करीब होने लगी है अक्रॉस ऑल द बैंकिंग सिस्टम। इसमें मुझे लगता है पीएसयू बैंक्स इसमें कई मतलब काफ़ी बड़े हैं, कि छोटे छोटे बैंक्स भी अब 8 लाख 10 लाख करोड़ के डिपॉजिट्स लेके बैठते हैं। तो काफ़ी मतलब उनको सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगा इन टर्म्स ऑफ दो चीज़ें, एक तो एनपीएस कम हो गई है, प्रोविजनिंग कम हो गई है, और दूसरा जो उनके रेवेन्यूज़ हैं और क्रेडिट ग्रोथ है उसकी वजह से इंटरेस्ट इनकम भी थोड़ा मतलब 10-12% के करीब ही होगा इस बार। पर अगले क्वार्टर में और आने वाले क्वार्टर्स में इससे आई थिंक एक और मतलब 15% 16% के करीब आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रोथ। तो आई थिंक बैंकिंग सिस्टम इस बार एटलीस्ट डिसेंट करना चाहिए उनको। ट्रेजरी लॉसेस जो थे पिछली बार, अब थोड़े से प्रॉफिट्स नज़र आने लगे हैं, क्योंकि इंडिया बॉन्ड के यील्ड्स काफ़ी कम हो गए थे। आई मीन लास्ट मंथ एंड में 6.6 6.7 के करीब थे। तो आई थिंक उस वजह से उनके ट्रेजरी में भी जो पिछले क्वार्टर में लॉसेस हुए थे, आई थिंक वो थोड़े से रिवर्स होंगे। और दूसरी और एक और बात यह है कि आई थिंक इन पब्लिक सेक्टर बैंक्स में गोल्ड लोन सबसे ज़्यादा फास्ट ग्रोइंग सेक्टर है, और इन्होंने 5 साल पहले यहाँ पे सिर्फ 30,000 करोड़ बैंकिंग सिस्टम ने गोल्ड लोन्स पे के मतलब गोल्ड लोन्स का साइज सिर्फ 30,000 करोड़ था अक्रॉस द बैंकिंग सिस्टम। अब 5,14,000 करोड़ का वो AUM बढ़ गया है बैंकिंग सिस्टम में, और उसमें मुझे लगता है कि सब पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने सबसे ज़्यादा ग्रोथ दिखाया है। तो मुझे इन दोनों को देख के एटलीस्ट इस क्वार्टर में रिजल्ट्स अच्छे आने चाहिए, और अगले क्वार्टर में भी शायद डिसेंट आने चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम्स हुए तो शायद मैनेजमेंट कमेंट्री में नज़र आएगा, पर अभी तक तो कुछ ऐसा नहीं आया कि हमें ज़्यादा रिस्क नज़र आए यहाँ पे।
ओके, पीएसयू बैंक्स और ये स्पेस को लेकर आपकी राय होगी। दीपक जी, एक हॉट स्पेस जो आज बना हुआ है ये पूरा ईएमएस स्पेस, डिक्सन टेक्नोलॉजीज, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, एम्बर, सिरमा सभी की बात कर लें, खबर भी थी पॉजिटिव, 62,500 करोड़ की नई मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का स्कीम का ऐलान हुआ है और खबर पर मुहर लगी सीएनबीसी आवाज़ की। आप ईएमएस स्पेस को अब कैसे ट्रीट कर रहे हैं? क्या यहाँ पर आपका एक्सपोजर बढ़ा है और क्या बढ़ाने का सोच रहे हैं? क्या नजरिया है यहाँ पर? यहाँ पे अभी हमारा कोई ज़्यादा एक्सपोजर नहीं है श्रेया जी, लेकिन आई थिंक लॉन्ग टर्म में ये सेक्टर अच्छा करेगी। थोड़े से वैल्यूएशंस का प्रॉब्लम है क्योंकि ये सारी कंपनीज बहुत रिचली वैल्यूड हैं, लेकिन इनमें काफ़ी ग्रोथ भी है। तो आई थिंक उसको ध्यान में रखते हुए आई थिंक पोजीशंस लॉन्ग टर्म अगर लिया जाए तो ही बेहतर होगा, क्योंकि शॉर्ट टर्म में ये 50% गिर सकते हैं और फिर 50% वापस ऊपर भी आ सकते हैं। इसमें वो थोड़ा सा डरावना सा, मतलब जिस तरह से वो स्टॉक मूवमेंट्स होते हैं, तो शॉर्ट टर्म प्लेयर्स के लिए आई थिंक वो ज़्यादा एप्ट नहीं है। लेकिन लॉन्ग टर्म में इंडिया में ईएमएस एज अ इंडस्ट्री ग्रो बिल्कुल ही करेगी, क्योंकि आई थिंक दो चीज़ें हैं। एक तो स्ट्रेटेजिक है कि इंडिया ने डिसाइड किया कि ज़्यादा हमें इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग यहीं पे करना चाहिए। आप इंडिया के लिए ही बनाइए, लेकिन वो मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में ही मतलब ज़्यादा होनी चाहिए, उसको हमें प्रमोट करना चाहिए। और दूसरी बात, जो फॉरेन कंपनीज जो चाइना से थोड़ा सा अगर कहीं और डाइवर्सिफाई करना चाह रहे हैं, तो वो शायद इंडिया में आगे जाके और ऐसे प्लांट्स मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी भी यहाँ ले आए, तो वो भी एक फ्रेश फ्लो और फ्रेश ऑर्डर फ्लो के हिसाब से आएगा। आई थिंक इनमें अभी कुछ इसमें प्लेयर्स हैं जो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, कुछ और भी करती हैं, पर आई थिंक इसमें ओवरऑल इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट्स यहाँ से 2 गुना 3 गुना बढ़ेंगी अगले 5 साल में, और हमें लगता है कि ये सेक्टर बहुत अच्छा ग्रो करेगी। तो वैल्यूएशंस का एक ही फिक्र है कि वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा है, क्या ये ग्रोथ दिखा पाए कि नहीं, लेकिन वो रिस्क लेते हुए आई थिंक लॉन्ग टर्म में ये सेक्टर बहुत अच्छा कर सकता है। ओके, मीनवाइल एक बार टोरेंट फार्मा का स्टॉक दिखाएंगे जरा। एकदम से मैं देख रहा था नीचे बजिंग स्टॉक्स में, एकदम से स्टॉक में वर्टिकल मूव आया। ये देखिए क्या एकदम से मूव, और 2 मैसिव कैंडल्स बनी है यहाँ पर, और करीब 100 रुपये का मूव, 100 रुपये से ज़्यादा का मूव, एक्चुअली ऑलमोस्ट 200 रुपये का मूव आया है पिछले 5 मिनट में यहाँ पर टोरेंट फार्मा में। पता नहीं कोई न्यूज़ आई है नहीं, लेकिन एकदम से मूव आया है यहाँ पर। ये दीपक जी, फार्मा स्टॉक्स पर क्या व्यू है आपका? फार्मा में सबसे, हमारा फ्लेक्सी कैप फंड में अब सबसे बड़ा पोजीशन फार्मा ही है, फार्मा एंड हेल्थ केयर। लेकिन वहाँ आई थिंक वो इसलिए क्योंकि वो फैक्टर ड्रिवन स्ट्रैटेजी है, तो यहाँ पे दो तीन चीज़ें, एक तो प्राइस मोमेंटम है, दूसरा इनकी जो स्टॉक्स की अर्निंग्स और प्रॉफिटेबिलिटी है वो काफ़ी अच्छी है। रिलेटिवली डेट इनमें कम होता है इन कंपैरिजन विद देयर ओवरऑल इक्विटी। एंड सेक्टर एक तरह से 2 चीज़ें इसमें, एक R&D भी होती है, तो इन दैट सेंस दे ओन सम मेनी कंपनीज इन द स्पेस। यहाँ पे उनके खुद के पैटेंट्स होते हैं या फिर खुद की टेक्नोलॉजी होती है। और दूसरी बात ये कि वो डॉलर के जो जहाँ पे एक्सपोर्ट कर रहे हैं जो फार्मा कंपनीज हैं, उस एक्सपोर्ट का आई थिंक उनको फ़ायदा इसलिए मिलता है कि रुपये अब 96 पे है, तो उतना जो डिफरेंशियल है वो उनको ज़्यादा इम्पैक्ट करता है कंपेयर टू IT कंपनीज। IT कंपनीज में रुपये के डिफरेंशिएशन का कॉन्ट्रैक्ट में एक्चुअली कोई क्लॉज होता है कि आप पूरा फ़ायदा नहीं उठा सकते। फार्मा में उतना कॉमन नहीं है कि सारा जो बेनिफिट है वो शेयर किया जाए। लेकिन इस वजह से आई थिंक ये अच्छा भी कर रही हैं, और करेंटली सेक्टर डिसेंट है। आई थिंक न्यूज़ फ्लो की वजह से कुछ कंपनीज बेटर करेंगी। मुझे पता नहीं क्यों एक कंपनी सडनली अगर उठी है, कोई न्यूज़ है या ऐसा कुछ, लेकिन ओवरऑल ये सेक्टर आई थिंक पहले डिफेंसिव हुआ करता था, अब थोड़ा सा ऑफेंसिव में आ गया है। चलिए दीपक जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, सभी सेक्टर्स पर अपनी राय रखी आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। अब लिखा है निफ्टी की ट्रैजेक्टरी 24,071। अनुज, इस फिसल पट्टी से सुबह सुबह फिसलना शुरू हुए, उसके बाद अब ऑलमोस्ट 24,072, और बीते लगभग मेरे ख्याल से आधे घंटे में ज़्यादा लिक्विडेशन हुआ है। अनुज, कैसे दिख रहे हैं इस क्लोजिंग को? बट स्टिल बात यही है अनुज कि ये ऑप्शन राइटर को पूरा स्कोप दे रहा है, तो क्या इस रेंज का लुफ्त ऑप्शन राइटर से उठाएंगे? क्या व्यू है, कल के लिए क्या करें? ओके, बिल्कुल। देखिए,
न्यूट्रल रहें और कोई पोजीशन ना कैरी करें। सिंपल स्ट्रैटेजी है, 2 दिन से यही रह रही है काम में। इंडेक्स में अभी जब तक ये रेंज नहीं टूटेगी यही व्यू रहेगा हमारा, बिल्कुल न्यूट्रल रहें और कल एक फ्रेश ट्रेड लें। नूपुर के पास चलते हैं, डीलिंग रूम चेक लें। नूपुर बताइए। सबसे पहले इंडिगो यहाँ पर फोकस आते हुए नजर आ रहा है। इंस्टीट्यूशनल डेस्क पर खरीदारी देखने को मिल रही है, हाई वॉल्यूम के साथ डिलीवरी बेस्ड वॉल्यूम यहाँ पर देखने को मिल रहा है और प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूशनल डेस्क है जहाँ पर खरीदारी और डीलर्स की भी सलाह की यहाँ पर खरीदारी की जो है वो राय आती हुई नजर आई है। दूसरा स्टॉक है BBL वरुण बेवरेजेस, यहाँ पर भी फोकस करके चल सकते हैं। ओपन इंटरेस्ट देखें तो 4% की बढ़त आपको वहाँ पर भी नजर आएगी और डीलर्स का मानना है कि Q1 के नतीजे जो है वो काफ़ी अच्छे हो सकते हैं, जिसके चलते यहाँ पर भी बाइंग की रिकमेंडेशन आती हुई नजर आई है। तो फोकस में इंडिगो और दूसरा स्टॉक वरुण बेवरेजेस। इंडिगो और वरुण बेवरेजेस फोकस में आया है डीलर्स के। शुक्रिया अनुपुर जानकारी के लिए। अब हमारे पैनल्स की नज़र में क्या आया है वो समझ लेते हैं। BTST STBT ट्रेड्स की शुरुआत करते हैं और शुरुआत अमित जी आपसे होगी। बताइए कल के सेशन के लिए क्या चुन रहे हैं आप? जी श्रेया जी, मेरी नजर संवर्धन मदरसन के चार्ट के ऊपर है। ये स्टॉक 10, 20, 50 डेमा के ऊपर क्रॉस कर रहा है। थोड़ा सा इंट्राडे हाई जरूर इसने गिव अप किया, बट ओवरऑल स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। 144 का प्राइस है, स्टॉप लॉस हम रखेंगे 141 का और टारगेट्स रहेंगे 150 के। शिल्पा जी आपकी ट्रेड? जी बिल्कुल अनुज जी, मेरा BTST BBL में रहेगा वरुण बेवरेजेस। मुझे लगता है इसमें एक अच्छा खासा OI बिल्टअप है। 478 से 480 के टारगेट्स इसके हो सकते हैं। स्टॉप लॉस आप यहाँ पे 464 का मेंटेन कीजिए। ओके, वरुण बेवरेजेस दूसरा 467 पे। मानस आपका ट्रेड? देखिए BHEL पे खरीदारी करेंगे BTST के लिए। कल भी BTST मैंने BHEL दिया था। आज क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस स्टॉक ने ब्रेक किया है 425 का, वॉल्यूम्स काफी बेहतर हैं। आई थिंक यहाँ पर आप करंट लेवल्स पे BHEL के फ्यूचर में खरीदारी कर सकते हैं। स्टॉप लॉसेस रहेंगे 509, माफ करिएगा 419, 419 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे। 465 रुपए तक के टारगेट्स पॉसिबल है। BHEL नतीजे आए, डिप आया, उसके बाद से एकदम से भागा और डेज हाई पर अब बंद होने की तैयारी कर रहा है। अरुण जी आपकी ट्रेड? बिल्कुल श्रेया जी, टाइटन के साथ जाना चाहूंगा। टाइटन में एक अच्छा रिवर्सल नजर आ रहा है। नो डाउट इंट्राडे में थोड़ा नीचे आया, पर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मुझे लग रहा है ये स्टॉक दे रहा है। तो 4625 के आसपास खरीदें। 4570 का स्टॉप लॉस लगाएं। ऊपर में टारगेट 4702 तक स्टॉक में देखने को मिल सकता है। समल जी आपकी ट्रेड कल के लिए? मेरी ट्रेड होगी ऑन द सेल साइड टाटा पावर। टाटा पावर में ऑलरेडी एक डाउन ट्रेंड है, सारी एवरेजेस के नीचे चल रहा है। एक ABC करेक्टिव कंप्लीट हुआ है और 20 डेली मूविंग एवरेज पे रेजिस्टेंस लेके फिर से एक डाउन ट्रेंड शुरू हुआ है। यहाँ पर मेरा एक स्टॉप लॉस रहेगा 386 पर और नीचे में मेरे टारगेट्स होंगे 360। ओके, टाटा पावर सेल कॉल है आपका। रुचित आपका ट्रेड? JSW इंफ्रा में BTST करके जाने की सलाह रहेगी। ब्रेकआउट के बाद स्टॉक में पुल बैक मूव आया है 2 ट्रेडिंग सेशन में और स्टॉक अब फिर से अप ट्रेंड के रिजम्पशन के वर्ज पर है। तो करंट लेवल्स पे 330 के स्टॉप लॉस से BTST करके जाए 358 के टारगेट्स के लिए। ओके, चलिए आप चलते हैं वीरू के पास आज के मार्केट ब्रेथ के लिए। वीरू बताइए। जी अनुज, ब्रेथ आज ठीक ठाक कह सकते हैं आप, उतनी अच्छी नहीं है। कल अगर आप देखिए लॉन्ग्स का बहुत इंप्रेशन था, स्ट्रॉन्ग। आज शॉर्ट ने अगर आप देखें स्कोप बनाया। आज बहुत सारे अगर आप देखें क्रैक्स थे हायर लेवल से, इसीलिए अगर आप देखें शॉर्ट की फिगर ऑलमोस्ट 113, लॉन्ग 57, शॉर्ट कवरिंग 26। तो अगर आप देखें नेट फिगर अप्रॉक्सीमेटली 80 के आसपास पहुंचती है। बाकी लॉन्ग अनवाइंडिंग 19 स्टॉक्स में आता हूं मैं एक एक करके स्टॉक्स पे। ABB आज का स्टार परफॉर्मर, पेरेंट के नंबर्स के बाद डिक्सन आज थर्ड कंसेक्यूटिव सेशन इस दौर में अगर आप देखें अच्छा मूव था। और आज की अगर आप देखें हमारी बिग ब्रोकरेज रिपोर्ट भी इसी पे थी। BHEL नंबर्स के बाद SRF केमिकल बास्केट में लीड किया इसने। सोना BLW प्रिसिशन, अभी स्पॉटिंग भी कुछ देर पहले इसकी हुई थी। बाकी IEX UPL शॉर्ट कवरिंग, UPL ने लोअर ट्रेजेक्ट्री से रिवर्सल दिया, SRF मिड ट्रेजेक्ट्री में था। बाकी PG इलेक्ट्रोप्लास्ट, केन्स टेक, एम्बर एंटरप्राइजेज, इन सभी काउंटर्स में शॉर्ट कवर था। अगली स्लाइड आएगी उनकी, जहां पे आज शॉर्ट बिल्डअप हुआ। इस क्रम में सबसे ऊपर था ICICI लोम्बार्ड और HDFC AMC, निप्पन लाइफ। इंश्योरेंस स्टॉक्स में आज कैपिटल मार्केट थीम में आज अनवाइंडिंग थी, शॉर्ट बिल्डअप था। पॉलिसी बाजार आपकी स्क्रीन पे आज क्रैक हुआ, शॉर्ट बिल्डअप यहाँ पे भी था। और लास्ट स्लाइड आएगी लॉन्ग्स, जहाँ पे स्क्वायर ऑफ वे कैश में कन्वर्ट हुए, उसमें नवामा वेल्थ,
आदित्य बिरला कैपिटल 2 स्टार, 2 दिन के मोमेंटम में आज एक कोलैप्स आया, कैश में कन्वर्ट हुए प्रॉफिट, बॉश और एनएमडीसी। एक स्टॉक और रखूंगा, एटर्नल लेके आइएगा। आज यहाँ पर एक कंप्लीट कैंडल रिवर्सल है, बट ये कैंडल रिवर्सल यानी कैंडल रिवर्सल नहीं, माफ़ी चाहूँगा, मैं इसे टेक्निकली से कैंडल रिवर्सल नहीं मानता हूँ। अभी कल का लो नहीं टूटा है, बट मोर और लेस ये कैंडल कवर हुई है। बट मानस यक्ष प्रश्न ये है कि अभी इसने अपने ट्रेंड को नहीं तोड़ा है। अभी भी ये प्राइस 286 रुपये 10 पैसे एग्जैक्टली वही एवरेज है जिसको इसने 12 जून से लेकर अब तक नहीं तोड़ा है। दैट्स कॉल्ड 10-day एक्सपोनेंशियल एवरेज, द शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेज। आपका टिकट एनालिसिस पे कैसे रीड कर रहे हैं आज के इस प्राइस बिहेवियर को आप? देखिए दिक्कत तो है क्योंकि 300 रुपए के आंकड़े को स्टॉक ब्रेक नहीं कर पा रहा है। हालांकि स्ट्रक्चर में अभी कोई चेंज नहीं हुआ है, कोई मेजर चेंज नहीं हुआ है। अभी भी स्टॉक 10-20 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अगर किसी के पास लॉन्ग पोजीशन है तो आप उसको होल्ड कर सकते हैं 277 के स्टॉप लॉस के साथ, लेकिन फ्रेश खरीदारी की राय करंट लेवल्स पे नहीं होगी। जब ब्रेकआउट 300 रुपए के ऊपर है तभी खरीदारी करें। ओके, चलिए अब आपको दिखाते हैं एक सीएनबीसी आवाज़ की एक्सक्लूसिव। सरकार ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के लिए जो दूसरे चरण के लिए 1.27 लाख करोड़ की बजट में मंजूरी दी है, जो खबर सबसे पहले सीएनबीसी आवाज़ पर ही ब्रेक हुई थी, आपको याद होगा परसों, जब बाकी किसी को शायद हवा भी नहीं थी इसकी। अब नई सेमीकंडक्टर 2.0 स्कीम किस तरह से अलग है और इससे क्या सरकार हासिल करने जा रही है, किस पर क्या निवेश आएगा, इस पर बात की आईटी सेक्रेटरी एस कृष्णन से असीम ने। सुनते हैं वो बातचीत। कैबिनेट ने सेमीकंडक्टर और मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े हुए करीब 2 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है। बात करने के लिए हमारे साथ आईटी सेक्रेटरी एस कृष्णन है। सर वेलकम। नमस्कार सर, सबसे पहले तो यही पूछना चाहेंगे, जो सेमीकंडक्टर 2.0 अब हम लेकर के आ रहे हैं, 1 में हमने देखा बहुत सारी कंपनी आई, तो क्या डिफरेंस अब हम सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2.0 में देखेंगे? डिफरेंस इतना है कि एक हम इकोसिस्टम अप्रोच ले रहे हैं सेमीकंडक्टर 2.0 में। हम चिप्स और ATMP प्लांट्स के अलावा जो इकोसिस्टम प्लेयर्स हैं, जैसे इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स जो इक्विपमेंट बनाते हैं, मटेरियल्स बनाते हैं, गैसेस बनाते हैं, टेस्टिंग करते हैं, इन सब कंपनीज़ को भी प्रोत्साहन देना चाहते हैं ताकि वो इंडिया में आके उनके फैसिलिटीज़ लगाएं, ताकि इंडिया एक पूरी तरह से सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम इंडिया में बन जाए। एक ये क्रिटिकल डिफरेंस है। दूसरा, सेमीकंडक्टर 1.0 में हमने डिज़ाइन के लिए एक कंपोनेंट रखा हुआ था जो कि सिर्फ स्टार्टअप्स और MSMEs के लिए बनाया गया था। इस बार हम ये चाहते हैं कि इनके अलावा बड़े इंडियन कंपनीज़ को भी कुछ मदद सहायता मिले ताकि वो ये डिज़ाइन स्पेस में ज़्यादा हम आगे बढ़ पाएँ। अच्छा, स्पेसिफिकली देखा गया कि जो फर्स्ट में था उसमें आपने 50% तक के इंसेंटिव दिए थे, इसमें थोड़े से कम किए गए, 35% के आसपास इंसेंटिव दे रहे। कोई स्पेसिफिक रीज़न इंसेंटिव कम करने? मतलब हम इस बार थोड़ा मॉड्यूलेट किए हैं, 40% से 25% तक का इंसेंटिव डिफरेंट आइटम्स पे दिया जा रहा है। एक इंसेंटिव सब पे नहीं दिया जा रहा है। इसके कई कारण हैं। एक तो कि एक हद तक हमारा इकोसिस्टम पहले तो एकदम एक भी कंपनी नहीं था। उस सिचुएशन में थोड़ा ज़्यादा इंसेंटिव देने की ज़रूरत थी उनको अट्रैक्ट करने के लिए। अब करीब करीब जैसे आपने बताया 12 प्लांट्स एस्टैब्लिश हो रहे हैं। बाकी कंपनीज़ को भी अब पता चल गया कि इंडिया में ये एक मौका है और इंडिया एक प्लेयर बन सकता है इस स्पेस में। ओके, तो ये एक्सक्लूसिव खबर देखिए आपने, और सबसे पहले सीएनबीसी आवाज़ ने ही इसकी जानकारी दी थी आपको। बस 5 मिनट रह गए हैं क्लोजिंग को, और एक बार निफ्टी फिर से लेकर आई स्क्रीन पर। इन रेड ही क्लोज होने की तैयारी कर रहे हैं, फ्लैट 24,061 के लेवल पर, डेज लो के आसपास ही माने, और बैंक निफ्टी भी ऑलमोस्ट 200 अंक क्लोज होने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद कुछ काउंटर्स ने अच्छी स्ट्रेंथ दिखाई है जो डेज हाई पर बंद हो रहे हैं आज के सेशन में। एक बार उसका जिक्र कर देती हूँ। विप्रो रखिए, आईटी पैक में अच्छी स्ट्रेंथ थी, और विप्रो मैं देख पा रही हूँ अपनी स्क्रीन पर ऑलमोस्ट डेज हाई के आसपास क्लोज होने की तैयारी कर रहा है, लगभग 0.25% ऊपर। इंटरग्लोब एविएशन में काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ। बजाज फाइनेंस रखिएगा, अमित जी की पिक थी, यहाँ पर अच्छी स्ट्रेंथ के साथ क्लोजिंग होती हुई। एक बार विप्रो पे चार्ट चेक ले लेते हैं, और क्योंकि आईटी पैक में स्ट्रेंथ थी। रुचित जी, विप्रो आप देखिए
क्या लगता है ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव के हिसाब से क्या करना चाहिए? जी मैं वेट करूंगा एक प्राइस ब्रेकआउट का 181 के ऊपर। ये काफी समय से स्टॉक एक रिलेटिव अंडर परफॉर्मर रहा है विद इन द आईटी पैक 2 और 181 एक नियर टर्म का रेजिस्टेंस है, तो स्टॉक को वॉच लिस्ट पे रखे, डेज हाई पे बंद दे रहा है। बट अगर कल फॉलोअप मूव आता है और 181 सरपास होता है तो उसके बाद में ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी स्टॉक को लॉन्ग साइड पे देख सकते हैं। विप्रो करीब के 170-78 पे ट्रेड करता हुआ और कुछ काउंटर्स जो कि अच्छा मूव दे रहे हैं आज। एक बार जरा आप आज लोअर ट्रेजेक्टरीज में आईटीसी ने कुछ हरकत दिखाई थी लेकिन ट्रांसलेट नहीं हो पाई, बट बायोकॉन फार्मा स्पेस में बहुत ही सटीक जगह क्लोज हो रहा है आज और आप कह सकते हैं कि ऑन द एज है ना, ऑन द एज। और आप ये समझिएगा कि मैं इस प्राइस को 442 को आप जाइए चार्ट्स को रीड कीजिए सितंबर 24 से, जो इसकी राइजिंग चैनल है ना, वो राइजिंग चैनल भी अब हाई ट्रेजेक्टरीज में कटने को तैयार है। आपकी राय क्या कहती है सौमिल? 440, 441, 442 अगर कल इसके ऊपर सेटल करे तो अपने आप को थोड़ा सा इस पे कहते हैं कैपिटलाइज करना चाहिए क्या? थोड़ी पोजीशंस ऐड करके काम करना चाहिए क्या? एब्सोल्युटली, बायोकॉन एंड डिविस लैब ये दोनों ही मुझे बहुत पसंद है फ्रॉम द स्पेस। यहाँ से अगर बायोकॉन की हम बात करें, बायोकॉन में जो ब्रेकआउट मिला है वेरी रिसेंटली, एक नया मूव एक्सपेक्ट कर रहे हैं बिकॉज वीकली मंथली चार्ट्स जो हम देखें उसके जो प्रीवियस स्विंग हाइज है वो ऊपर की तरफ टूटे हैं। 20-40 डेली मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके फिर से एक हायर टॉप हायर बॉटम बनना शुरू हुआ है, तो ओवरऑल सेटअप बहुत ही अच्छा है। इन द मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म में तो चल ही रहा है लेकिन इन द मीडियम टर्म आउटलुक भी मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छा कर सकता है। नीचे में एक 40 डेली मूविंग एवरेज एक सपोर्ट की तरह काम करेगा, दैट इज अराउंड 414 410 के आसपास। तो ये एक लेवल ध्यान में रखें। ऊपर में मुझे लगता है कि ये 500 रुपए के ऊपर भी जा सकता है। सो बायोकॉन वुड बी अ वेरी गुड पिक इन द फार्मा स्पेस, बायोकॉन और डिविस लैब दोनों ही। बायोकॉन हमारा बिग स्टॉक, डिविस लैब भी बिग स्टॉक्स कल भी चर्चा में था ये, और कल का इनफैक्ट इक्का भी था 52 वीक हाई के आसपास का काम काज करता हुआ। डिविस लैब का भी चार्ट एक बार रख दीजिएगा स्क्रीन पर, यहाँ पर भी अच्छी रैली थी और इनफैक्ट आज भी लगभग 1% की तेज़ी के साथ ही क्लोज कर रहा है। एक महीने में 9% से ज़्यादा के रिटर्न्स ऑलरेडी मिल चुके हैं और इस साल यानी कि 6 महीने में 15-16% के रिटर्न्स मिले हैं। यहाँ पे तो अच्छी तेज़ी थी ही। इनफैक्ट एक बार सुप्रीम इंडस्ट्रीज़ रखिएगा स्क्रीन पर, और सुप्रीम इंडस्ट्रीज़ एस्ट्रल की चर्चा हम परसों के सेशन में कर रहे थे। यहाँ पर एक बेहतर क्लोज देखने को मिल रहा है, सुप्रीम इंडस्ट्रीज़ 1.5% ऊपर। और एक बार आईटीसी का जिक्र किया जो ट्रांसलेट नहीं हो पाया, लेकिन गॉडफ्रे फिलिप रखिएगा जहाँ पर आज अच्छी स्ट्रेंथ थी लगभग 2%, ये भी 1.5-2% ऊपर क्लोज होने की तैयारी आज के सेशन में देखिए। निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी। तो चलते हैं आज की क्लोजिंग के लिए बिग वॉल पर। ओवर टू यू सर। बिल्कुल श्रेया, और बिग वॉल पर आज की क्लोजिंग समझते हैं। और मार्केट की क्लोज काफ़ी वॉलेटाइल रही, एकदम जिसे कहते हैं ना तंग कर दिया मार्केट ने आज जिस तरीके के मूव्स आए। निफ्टी एंड में नील बटा सन्नाटा और 0.02 4 पॉइंट का मूव। बैंक निफ्टी करीब 170 पॉइंट नीचे था। निफ्टी आईटी ये करीब 200 पॉइंट ऊपर था। यहाँ पर आपको अच्छे मूव्स देखने को मिले। मिड कैप स्मॉल कैप यहाँ पर देखें तो 1/3% मिड कैप नीचे था, स्मॉल कैप एकदम फ्लैट था। एडवांस डिक्लाइन 1400 बढ़ने वाले शेयर, 1700 गिरने वाले शेयर। इंडिया विक्स भी फायर करिएगा प्लीज़, और वो भी देख लेते हैं। अब थोड़ा इसको भी फायर किया कीजिए अगली बार से। 3% नीचे था इंडिया विक्स। अब आते हैं आज के सेक्टोरल गेनर्स पर। आईटी ने लीड किया सेक्टोरल गेनर्स को, सबसे ऊपर था वो करीब 3/4%। ऑटोज़ 0.5% ऊपर, एफएमसीजी 1/3%, कैपिटल गुड्स, निफ्टी ऑयल एंड गैस और निफ्टी फार्मा। यहाँ पर आप थोड़ी सी बढ़त देखेंगे। लूजर्स क्या क्या थे? कैपिटल मार्केट यहाँ बड़ी गिरावट थी 2.5% की। रियल्टी गिरा, पीएसयू बैंक्स गिरे, थोड़ा रेट सेंसिटिव में प्रेशर था, फाइनेंशियल्स पे प्रेशर आया, डिफेंस गिरा और निफ्टी बैंक यहाँ पर भी थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली। अब देखते हैं हम आज के जरा निफ्टी गेनर्स। सबसे ऊपर इंटरग्लोब एविएशन 2% ऊपर, HCL टेक, विप्रो, बजाज फाइनेंस, मारुति सुजुकी और M&M यहाँ पर अच्छी तेज़ी थी। लूजर्स क्या क्या थे? इटर्नल आज का टॉप लूज़र था, इटर्नल करीब 3% नीचे। SBI लाइफ यहाँ पर गिरावट आई, BEL गिरा, बजाज फिनसर्व, HDFC बैंक और श्रीराम फाइनेंस यहाँ पर गिरावट आई। तो ये था मार्केट का सेशन। एक बार ज़रा इटर्नल का इंट्राडे दिखाएंगे मुझे ज़रा।
जस्ट जाने से पहले एक बार इंट्राडे देखना चाह रहा था इटर्नल का, क्योंकि जब हमने शुरुआत की थी ट्रेड की इतना नीचे नहीं था, हमने फैसिलिटी स्टॉक्स में लिया जरूर था इसको, लेकिन देखिए यहाँ तो आज ऐसा लग रहा है कि बस खुलते ही जिसने शॉर्ट किया उसका पैसा बना और ज़बरदस्त 299 पे खुल के 285 तक आया ये स्टॉक, यहाँ थोड़ी सी गिरावट आई। वीरो जी इटर्नल आपकी स्क्रीन पे 285 तक रिप्लेस हुआ, बट बहुत दायरे में फंसा हुआ बाजार आज भी दायरे में फंसा रहा। लेट्स होप फॉर द बेस्ट फॉर फ्राइडे। उम्मीद करते हैं शुक्रवार इस दायरे से शायद बाहर निकालें। देखते हैं कल का सूरत हाल कल ही बताएगा। बाकी ये पैनल आपसे कल मुलाकात करेगा मॉर्निंग कॉल और मुनाफे की तैयारी में। तब तक के लिए नमस्कार।